गुड इवनिंग एवरीवन। सो जैसा कि कल हमने देखा था इंट्रोडक्शन नर्सिंग एक्सीलेंस का कि क्या क्या हमने नर्सिंग एक्सीलेंस के बारे में जानना जरूरी था और क्यों हमारे लिए नर्सिंग एक्सीलेंस को जानने के लिए जरूरी है। तो अभी आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1। सो उससे पहले हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन की ओर जाएंगे जिसमें हमारा नर्सिंग एक्सीलेंस में कितने चैप्टर हैं, कितने स्टैंडर्ड है और कितने ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स है। तो एज यू ऑलरेडी नो हमारे नर्सिंग एक्सीलेंस में 7 चैप्टर्स हैं जिसमें 48 स्टैंडर्ड्स हैं और 216 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स है, जिसमें हम वन बाय वन गो थ्रू होके देखेंगे क्या क्या जरूरी है इम्प्लीमेंट करने के लिए हॉस्पिटल्स में। देन चैप्टर्स आर चैप्टर नंबर 1 इज नर्सिंग रिसोर्स मैनेजमेंट, जो हमारा टोटली डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर। जो हमारा मैनेजमेंट है वो हमारा इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो बताता है कैसे करके हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी है, मैन पावर प्लानिंग करनी है, हॉस्पिटल में किस तरीके से हमें रिसोर्स चाहिए सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। तो वो सारी चीजें नर्सिंग रिसोर्स मैनेजमेंट में आती है, प्लस एम्प्लॉय की सेफ्टी और जो जो हमें एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करना है मैनेजमेंट के थ्रू, वो सारी चीजें नर्सिंग रिसोर्स मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं। Then second chapter है nursing care of patient. Nursing care of patient is just as COP care of patient, जैसे हमारा NABH और JCI के चैप्टर्स है, सेम उसी तरीके से नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट में हमारा टोटली बेस्ड होता है केयर के ऊपर। जो भी नर्सेस केयर प्रोवाइड करती है पेशेंट्स को, उस बारे में हमारी सारी चीजें आएंगी। किस तरीके से केयर प्रोवाइड करनी चाहिए, किस तरीके से हम उसको असिस्ट कर सकते हैं, रीअसिस्ट कर सकते हैं, वो मेन फोकस होता है नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट में। देन थर्ड चैप्टर हमारा है मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन। तो मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन में हम पढ़ेंगे किस तरीके से हम स्टोर कर सकते हैं मेडिकेशन को, किस तरीके से हम उसको डिस्पोज करना है, किस वे में डॉक्यूमेंट करना है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है, तो क्या क्या पॉलिसी और प्रोटोकॉल मैनेजमेंट करने के लिए मेडिकेशन का जरूरी है, वो सारी चीजें हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन में। देन हमारा फोर्थ चैप्टर आता है एजुकेशन, कम्युनिकेशन एंड गाइडेंस। सो हमारा ये टोटली बेस्ड होता है नर्सिंग स्टाफ के ऊपर, जिसमें हम नर्सिंग स्टाफ को किस वे में एडुकेट करना है। ऑलरेडी वो अपना कोर्स करके आए हैं, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम सब करके आए हैं हॉस्पिटल में, लेकिन स्टिल उनको कुछ ऐसी चीजें पता होनी जरूरी है जो हम हॉस्पिटल में फॉलो करते हैं। तो वो सारी चीजें हम इसमें सिखाते हैं, उसका कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करते हैं और उसको गाइड करते हैं फॉर दी प्रोफेशनल ग्रोथ। देन फिफ्थ चैप्टर हमारा होता है इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस, आईसीपी, जिसको हम एचआईसी भी बोल सकते हैं, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल। Same chapter will have the all insight, it will develop the full insight on infection control practices. तो obviously हॉस्पिटल है तो इन्फेक्शन भी जरूर होगा, तो हमें किस तरीके से कंट्रोल करना है बाय फॉलोइंग दी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस, तो वो हम डिस्कस करेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस में। देन सिक्स्थ चैप्टर है हमारा एम्पावरमेंट एंड गवर्नेंस। तो एम्पावरमेंट एंड गवर्नेंस चैप्टर जो है टोटली डिपेंड है हमारे मैनेजमेंट के ऊपर, किस तरीके से मैनेजमेंट हमारी नर्सेस को एम्पावर करता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, कैसे रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन, ये सब चीजें नर्सेस को दिया जाता है जिससे नर्सेस एम्पावर फील करे और उनके लिए एक सेफ इन्वायरमेंट हो हॉस्पिटल में। तो वो सारी चीजें हम सिक्स्थ चैप्टर में देखेंगे। एंड लास्ट चैप्टर इज नर्सिंग क्वालिटी इंडिकेटर, दैट इज एनक्यूआई। तो हमारा जनरली एनक्यूआई जो है सेम एज इट इज पीएसक्यू के जैसा है, जैसे एनएबीएच में। तो नर्सिंग क्वालिटी इंडिकेटर में ऑल भी सारे के सारे जो भी नर्सिंग रिलेटेड इंडिकेटर्स हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, जो है हमारा नर्सिंग रिसोर्स मैनेजमेंट। तो नर्सिंग रिसोर्स मैनेजमेंट में जनरली हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर में मेनली किस पे डिपेंड करता है। तो आपको सबको पता है नर्सिंग स्टाफ जो है मेन रिसोर्स होता है हॉस्पिटल का, और मेन रिसोर्स हॉस्पिटल का है तो ऑब्वियसली हेल्थ केयर सिस्टम जो है मेन फोकस किस पे करेगा, नर्सिंग स्टाफ पे, क्योंकि अगर नर्सिंग स्टाफ ही हॉस्पिटल में नहीं है तो केयर कौन प्रोवाइड करेगा। तो मेन गोल क्या होता है नर्सिंग रिसोर्स मैनेजमेंट का, इसमें कॉम्पिटेंसी डेवलप कराते हैं स्टाफ नर्सेस की, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हमारे पेशेंट की नीड्स को मीट कर सके। तो ये सारी चीजें हमारी रिसोर्स प्लानिंग में आती है, मैन पावर प्लानिंग में आती है। सपोज आप किसी भी आईसीयू में काम कर रहे हैं, तो आप आईसीयू में जो काम कर रहे हैं तो आपका आईसीयू कितने बेडेड है, सपोज ये 15 बेडेड हॉस्पिटल, मतलब 15 बेडेड आईसीयू है, तो 15 बेडेड आईसीयू में कितना नंबर प्रोवाइड करना है मैनेजमेंट को
नर्सिंग स्टाफ का, जिससे क्या है जो भी नीड है पेशेंट की वो मिल सके, और जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट है कैसे करके क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। तो ये सारी चीजें हमारी क्या है रिसोर्स प्लानिंग में आती है। उसके साथ हम ट्रेन और डेवलप भी कराते हैं नर्सिंग स्टाफ को, जिससे क्या है उनकी परफॉर्मेंस जो है एक्सपेक्टेडली हाई हो और क्वालिटी केयर हो, और फ्यूचर के लिए भी एंटिसिपेटेड जॉब के लिए भी वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो, पेशेंट को क्वालिटी केयर प्रोवाइड करे। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जिसमें डेवलप कराना जरूरी है। नर्सिंग स्टाफ का ट्रेनिंग होना ही जरूरी है, क्योंकि अगर स्टाफ को ट्रेनिंग प्रॉपरली नहीं मिलेगा, देन ऑब्वियसली अनट्रेन्ड, और अगर अनट्रेन्ड स्टाफ है तो रिव्यू विल नॉट बी गुड, तो हॉस्पिटल का जो रेपुटेशन है वो भी नीचे जाएगी, और ज्यादा अच्छे से वो मतलब गेन नहीं कर पाएंगे कॉन्फिडेंस इन दी कम्युनिटी। हॉस्पिटल के बारे में ज्यादा अच्छी बातें नहीं होंगी, लोग कहेंगे ये हॉस्पिटल अच्छा नहीं है अगर अनट्रेन्ड स्टाफ है। तो वो भी मेन फोकस रहता है नर्सिंग रिसोर्स मैनेजमेंट में। उसके साथ साथ क्या होता है, हमारा जो मैनेजमेंट है वो प्रोवाइड करता है स्टाफ नर्सेस को एडवांसमेंट, जैसे एडिशनल कोर्सेज। हमने हॉस्पिटल में देखा होगा, काफी आप लोगों ने भी देखा होगा कि हॉस्पिटल नए नए कोर्स इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे वुंड केयर नर्स हो गया, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स हो गया, या फिर प्लेबाइटिस नर्स हो गया, आईवी कैनुलेशन नर्स हो गया। तो इस तरीके से, और पेन मैनेजमेंट नर्स हो गया, इस तरीके की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए कोर्सेज कराया जाता है जो हॉस्पिटल अपनी साइड से नर्सेस को देता है। तो उसी तरीके से एडवांसमेंट होता है, जिससे वो प्रोफेशनली और अच्छे से काम कर सके। उसी के साथ क्या होता है, नर्सिंग स्टाफ जो होता है अपने, हमने जो भी स्टाफ हायर किया है उसको एक पोजीशन और डेजिग्नेशन दिया होता है। तो जो वो डेजिग्नेशन पे रिक्रूट हुआ है, जिस डेजिग्नेशन पे वो हॉस्पिटल में रिक्रूट हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग उसका जॉब डिस्क्रिप्शन डिसाइड होता है, और उसको क्रेडेंशियलिंग और प्रिविलेजिंग भी उसी के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन ही एम्प्लॉय को देता है। देन उसके अलावा अगर एम्प्लॉय को सेफ इन्वायरमेंट नहीं लगता, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो वो शेयर नहीं कर सकता सबसे, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, उसके लिए भी ऐसी पॉलिसीज प्रिपेयर करते हैं जिससे वो अपनी जो भी परेशानी है या कोई भी ऐसी चीज है जो उन्हें अच्छी नहीं लगती या अच्छी नहीं है हॉस्पिटल में, तो वो एड्रेस कर सके ग्रीवियंसेस में। तो वो सारी पॉलिसीज भी डेवलप करते हैं जिससे एम्प्लॉयज को सेफ इन्वायरमेंट मिले। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो नर्सिंग रिसोर्स मैनेजमेंट में। तो उसके अकॉर्डिंग, उससे पहले आपको जानना है कि नर्सिंग रिसोर्स मैनेजमेंट में कितने स्टैंडर्ड है और उसके अंदर में कितने ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है। अदरवाइज आप एक काम कर सकते हैं, उसको नोट कर सकते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में टोटल 9 स्टैंडर्ड है और टोटल 36 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो हम एक एक करके सारे स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव एलिमेंट को देखेंगे, और उसमें देखेंगे कि क्या क्या जरूरत है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है, क्या क्या पॉलिसीज एंड प्रोटोकॉल को बनाने की जरूरत होती है। तो हम उसी पे सबसे पहले हम बात करेंगे NRM 1। NRM इज नर्सिंग रिसोर्स मैनेजमेंट। फर्स्ट का मतलब है स्टैंडर्ड, दिस इज द फर्स्ट स्टैंडर्ड। तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ डॉक्यूमेंटेड सिस्टम ऑफ नर्सिंग रिसोर्स प्लानिंग। तो डॉक्यूमेंटेड सिस्टम क्या है, हमारे हॉस्पिटल में ऑर्गेनाइजेशन के पास एक डॉक्यूमेंटेड नर्सिंग रिसोर्स प्लानिंग का सिस्टम होना चाहिए, जिसमें सारी चीजें मेंशन हो कि कितना हमारे पास नर्सिंग स्टाफ है, कितने बेडेड हॉस्पिटल है, कितनी यूनिट में कितने बेड डिफाइन किए हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम रिसोर्स प्लानिंग को सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट क्या है, nursing resource planning supports the organization current and future ability to meet the care, treatment and service need of the patient. तो उसमें हम जनरली क्या देखते हैं, किस तरीके से रिसोर्स प्लानिंग हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करेगी, कैसे करके फ्यूचर की सारी नीड जो है, जैसे केयर, ट्रीटमेंट, सर्विसेज जो भी हम पेशेंट को दे रहे हैं वो हम दे सकते हैं इन अ गुड वे, स्टैंडर्ड वे में। तो उसके लिए हमें सबसे पहले देखना है, आईएनसी का रेफरेंस भी ले सकते हैं। तो आईएनसी ने भी गाइडलाइंस दी है कि किस तरीके से हम किस यूनिट में कितना हम रेशियो प्रोवाइड कर सकते हैं। सपोज जैसे आप आईसीयू में काम कर रहे हैं, तो आईसीयू में हमारे पास रेशियो होता है 1:1 का, अगर पेशेंट वेंटिलेटर है। और अगर पेशेंट नॉन वेंटिलेटर होता है तो हमारा रेशियो जनरली हम सेट करते हैं, जो हमारा आइडियल रेशियो होता है वो 1:1, 1:1.5 का रेशियो होता है जो फॉर नॉन वेंटिलेशन। तो
तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो आईएनसी की गाइडलाइंस को भी आप प्रेफर कर सकते हैं, फिर आप एक्यूटी बेस्ड नॉर्म भी कर सकते हैं। आप एक एक्यूटी चेकलिस्ट बना सकते हैं जिसमें आपको पता होगा कि किस तरीके से किस यूनिट में कितना स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, कितना रेशो उसमें आएगा। देन उसके ही बाद आप क्या कर सकते हैं स्टाफिंग पैटर्न। स्टाफिंग पैटर्न क्या होता है, जनरली एक शिफ्ट में कितना स्टाफ उस यूनिट में होना चाहिए और कितना स्टाफ की जरूरत पड़ सकती है, तो वो सारी चीजें आपको देखनी है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई कॉन्टीजेंसी प्लान के बारे में हम बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है जनरली कॉन्टीजेंसी प्लान, सबसे सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको लेके चलती हूँ कॉन्टीजेंसी प्लान के लिए। कोविड, सबको पता था कोविड में क्या हुआ था। कोविड में हमारे पास बेड ही खत्म हो गए थे। तो उस टाइम के लिए जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे हमें ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए होता है, पेशेंट ज्यादा से ज्यादा एडमिट होते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है, एक हमें कॉन्टीजेंसी प्लान को एक्टिवेट करना होता है हॉस्पिटल में। ये हमारी एसओपी में भी लिखा होना चाहिए कि किस तरीके से हम कॉन्टीजेंसी प्लानिंग करेंगे अपने हॉस्पिटल में। तो वो सारी टाइम में क्या होता है, सडनली ऑक्यूपेंसी क्या होती है, हाई हो जाती है। तो हाई होने की वजह से क्या होता है, हमें एक्स्ट्रा बेडेड हॉस्पिटल प्रोवाइड करना होता है। मीन्स अगर हमारा हॉस्पिटल 300 बेडेड है बट हमारे को सडनली गवर्नमेंट ने हमें कुछ ऐसे बोला है कि हमारे पास इतना पेशेंट एडमिट होना है, तो फिर हमें उसके लिए एड ऑन करने पड़ते हैं बेडेड, और उसी के अकॉर्डिंग हमें स्टाफ नर्सेस की भी जरूरत पड़ती है। तो वो सारी चीजें हमारे मैन पावर प्लानिंग में आती है। तो वो भी हमें साथ में डिसाइड करना होता है, पहले से ही लेके चलना होता है जब भी हम रिसोर्स प्लानिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की करते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखेंगे किस तरीके से हम मैन पावर प्लानिंग कर सकते हैं। तो आप उसके लिए एक डैशबोर्ड प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि हम उसको कह सकते हैं नर्सिंग यूटिलाइजेशन टूल। तो इससे आप क्या कर सकते हो, आप एक ऐसा टूल डेवलप कर सकते हो जिसमें आपका सारा एरिया उसमें शो हो। देन वो किस स्पेशलिटी का है, तो स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि वहां का रेशो कितना, हम बेंचमार्क के अकॉर्डिंग हमें कितना रेशियो चाहिए और आप हॉस्पिटल में कितना रख सकते हैं। तो आप आईएनसी को रेफर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना होना चाहिए। देन उसके अकॉर्डिंग आपके हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग आप कितना रेशियो में रख सकते हैं वो भी आप रख सकते हैं। देन उसके अलावा उसमें बजट, जो बैड स्ट्रेंथ होती है, तो बैड स्ट्रेंथ जैसे आपके पास एक आईसीयू है, कार्डियक आईसीयू, तो आपकी बैड स्ट्रेंथ है 16 बेड। फिर आपके पास आ गया एमआईसीयू, तो उसकी बैड स्ट्रेंथ है 12। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी कितनी बैड स्ट्रेंथ है, देन उसके अकॉर्डिंग आपका एनपी रेशियो क्या है। तो आप मेनली बैड स्ट्रेंथ और एनपी रेशियो को लेते हुए चलेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप बजट स्टाफ बनाएंगे कि 100% ऑक्यूपेंसी है तो कितना स्टाफ चाहिए, 50% ऑक्यूपेंसी है तो कितने स्टाफ चाहिए, 80% ऑक्यूपेंसी है तो कितना स्टाफ होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन इस वे में बजटेड स्टाफ हर ऑक्यूपेंसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग डेवलप करती है। फिर उसके अलावा जब वो डेवलप कर देती है बजटेड स्टाफ, तो ऑक्यूपेंसी के अकॉर्डिंग हमारी हर ऑक्यूपेंसी के अकॉर्डिंग बजट स्टाफ हमारा डेवलप किया जाता है एवरी ईयर, और उसके अकॉर्डिंग हमारा करंट स्टाफ उस यूनिट में प्रोवाइड किया जाता है। तो जब हमारा करंट स्टाफ उस यूनिट में प्रोवाइड किया जाएगा तो हमें पता है कि कितना रेशो है, तो हमें कितना स्टाफ रेशो उसमें मेंटेन करना है। तो पेशेंट और नर्स रेशो हमारा उसमें डेवलप करके हम देखेंगे कि वेदर ये हमारा एनपी रेशो के अकॉर्डिंग बिल्कुल सफिशियंट अमाउंट में, या हमें अंडर मैंड है या ओवर मैंड है। तो ओवर मैंड है तो हम वहां से स्टाफ को पुल आउट करके कहीं और पुलिंग कर सकते हैं जहां पे अंडर मैंड है। तो डैशबोर्ड इस वे में हम बना सकते हैं जिससे हमें एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा कितना हमारे पास स्टाफ है, देन कितना हम बजटेड बना सकते हैं, परसेंटेज के अकॉर्डिंग बजटेड स्टाफ मिल जाएगा। देन करेंटली हमारी यूनिट में अभी कितना स्टाफ है और उसके अकॉर्डिंग ऑक्यूपेंसी कितनी है, तो वो बजट स्टाफ के अकॉर्डिंग हम ऑक्यूपेंसी के अकॉर्डिंग वो नंबर ले लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे रिक्रूट कर देंगे स्टाफ को या डिप्लॉय कर देंगे स्टाफ को, तो हमें पता चलेगा। प्लस उसके अलावा हमें 25% का रिजर्व भी देना होता है जिसमें हमारे सारा लीव, पीएल, सिक लीव या कोई भी क्लासेस हो गई, कुछ भी ऑफ वगैरह जो भी सारी चीजें आती है, वो सारी चीजें हम क्या करते हैं 25% रिजर्व में रखते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें प्लानिंग करने में और भी इजी हो। कभी कभी ऐसा होता है कि प्लानिंग हम करते हैं लेकिन कभी कभी सडन सिक लीव ले लिया किसी स्टाफ ने, तो उस टाइम में हम क्या कर सकते हैं, तो कोई ऑफ ऑन कॉल को हम वहां पे बुला सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होती है जब हम कोई भी रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। और जब आप इस वे में डेवलप करोगे डैशबोर्ड को या रिसोर्स प्लानिंग को,
तो आप उसकी रिपोर्ट भी डेवलप कर सकते हो। जैसे आपने डे ऑन डे, 1 डे, 2 डे, 3 डे, ऐसे डे वाइज तो लिया ही है। डे वाइज में आपको पता चल गया कितनी ऑक्यूपेंसी थी, कितना पेशेंट वेंटिलेटर पे है, कितना नॉन वेंटी है, हर यूनिट की आपको एनपी रेशियो भी मिल जाएगा। देन मंथली बेसिस पे भी आप चेक कर सकते हो। आप पिक्चर में देख सकते हो मंथली स्टाफ यूटिलाइजेशन। तो मंथली डेली काउंट के अकॉर्डिंग टोटल आ जाएगा। देन 3 शिफ्ट में कितने स्टाफ है, कितने स्टाफ नॉन अवेलेबल है। नॉन अवेलेबल मतलब जो भी वेलनेस लीव पे है, कोई भी अगर एब्सेंट है, कोई ऑफ पे है, आरएच पे है, पीएल पे है, एमएल पे है, या फिर लॉस ऑफ पे है, या आउटसाइड ड्यूटी पे है, वो भी आपका अनअवेलेबल स्टाफ होगा। या फिर क्लासेस में है, कोई भी क्लासेस चल रही है आपके हॉस्पिटल में, तो वो स्टाफ जो है क्लासेस अटेंड कर रहा है। तो उस वे में आप एक डेवलप करके डैशबोर्ड प्रिपेयर कर सकते हो, और आपको उसका एनपी रेशियो भी मिलेगा जो आपका वार्ड और आईसीयू का होगा। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि आईसीयू का रेशियो इज टोटली डिफरेंट, और वार्ड का रेशियो जो होता है टोटली डिफरेंट होता है। एज पर दी आईएनसी ऑल्सो इट इज वरी। तो वार्ड में जनरली हम जो रेशियो रखते हैं वो क्या रखते हैं, टीएल्स वगैरह को हटा के हमारा जो रेशियो होता है 1:6 का रेशियो होता है वार्ड्स का। और आईसीयू का वेंटिलेटर और नॉन वेंटिलेटर पेशेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट रेशियो होता है। जैसे वेंटिलेटर पेशेंट है तो जनरली हम 1:1 का रेशियो रखते हैं, और जब नॉन वेंटी पेशेंट होता है तो हम 1:1.5 का रेशियो रखते हैं। कि मे बी किसी को कंबाइंड पेशेंट दे दिया, या फिर किसी को हमने बाई पैप का पेशेंट दे दिया और एक स्टेबल पेशेंट है, तो वो 1:2 हम कर सकते हैं। तो एज पर द एक्यूटी ऑफ द पेशेंट, एक्यूटी क्या होता है, जो डिसीज कंडीशन है उसमें क्या क्या चीजें उसको चाहिए, वो भी एक चेकलिस्ट आप डेवलप कर सकते हो पेशेंट एक्यूटी की। पेशेंट किस कंडीशन में है, उसको कितना डिपेंडेंसी है, तो उसके अकॉर्डिंग एक्यूटी आपके पास आ जाएगी। पेशेंट एक्यूटी के अकॉर्डिंग आप रेशो को डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा मेन इसमें आता है नर्सिंग रिसोर्स डैशबोर्ड में। और जनरली आपसे इससे क्या होगा, जब आप इस वे में एक डेवलप करोगे कोई भी डैशबोर्ड को, जिसमें आपका पूरा नर्सिंग का नंबर, हर यूनिट का स्टाफ, हर यूनिट का रेशो, हर यूनिट में कितना परसेंट लीव है, वो सारी चीजें जब आपको एक एक एक्सेल में दिखेगी, तो आपको बहुत ही इजी होगा। जो भी इंफॉर्मेशन है, मे बी मैनेजमेंट ने आपसे कभी कोई इंफॉर्मेशन मांगी कि इस यूनिट का कितना रेशो इस टाइम में चल रहा है इतनी ऑक्यूपेंसी पे, तो आप इस वे में आप दिखा सकते हो कि हम भी एक ऐसा डैशबोर्ड लेके चल रहे हैं जिससे हमें सारी यूनिट के बारे में पता है। तो जैसे शिफ्ट सुपरवाइजर है तो वो भी इस चीज में हेल्प कर सकता है, तो शिफ्ट वाइज दे कैन फिल दी डैशबोर्ड। और इजीली आपको एक्सेस होता है डेटा का, तो आपको मंथली पता चल जाएगा कि आपके पास कितना नर्सिंग स्टाफ थे, कितना मंथली मतलब ड्यूटी करा है, कितना मतलब 3 शिफ्ट में था, नॉन अवेलेबल था, पीएल डेज पता चल जाएंगे, कितना आउटसाइड ड्यूटी आपके नर्सेस ने करी है, और कितना आपके पास, इवन आप इससे फाइंड आउट भी कर सकते हो सरप्लस और डेफिशिएंट स्टाफ। सरप्लस का मतलब होता है एक्सेसिव स्टाफ इन दी यूनिट। जैसे हमारी यूनिट में खाली 30 स्टाफ की जरूरत थी, लेकिन हमारे पास 35 स्टाफ है, तो 5 स्टाफ हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो वो शो करेगा सरप्लस में। जैसे कि मिस ओवरव्यू आपको पता चल गया नर्सिंग रिसोर्स डैशबोर्ड का। तो इसमें हम और भी जैसे डैशबोर्ड क्रिएट करके आप और भी चीजें ऐड कर सकते हो कि किस वे में आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका स्टाफ सरप्लस है। सरप्लस का मतलब होता है एक्सेसिव स्टाफ, कि मतलब इट इज अ टर्म। सरप्लस जो एक टर्म होता है, जब हमारी यूनिट में सपोज आपको स्टाफ चाहिए 30 और आपके पास है 25, सॉरी आपके पास है 35 स्टाफ, तो जो 30 स्टाफ है आप यूटिलाइज कर रहे हो, लेकिन जो 5 बचे हुए स्टाफ है वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहे और वो एक्सेसिव है, तो आपको एक्स्ट्रा ऑफ देना पड़ रहा है, या फिर कुछ कुछ ऐसी चीजें कि उनको किसी और काम में लगा रहे हो, तो वो चीज क्या हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन के को अफेक्ट करती है। और सही से वो क्या होगा, सब लोग क्या सोचेंगे कि मतलब यहाँ पे ज्यादा स्टाफ है तो यूटिलाइजेशन सही से नहीं हो रहा, अंडर यूटिलाइजेशन है, तो क्या हो जाएगा उस टाइम में। आप वो चीज भी फाइंड आउट करके क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली आप डिप्लॉय कर सकते हैं वो वाले स्टाफ को किसी और यूनिट में जहां पे आपको लगता है डेफिशिएंट स्टाफ है। डेफिशिएंट का मतलब होता है जहां पे आपको 25 स्टाफ दिया हुआ है और आपको 30 की जरूरत है, तो डेफिशिएंसी आ गई। 30 स्टाफ का काम 25 कर रहे हैं और उसमें 25% हमें लीव भी अलाउ करना है, तो उस चीज में क्या हो जाता है, बहुत कंस्टेंट हो जाता है, स्टाफ ओवरवर्कड हो जाता है, ओवरलोडेड हो जाता है। तो वो सारी चीजें आप इस डैशबोर्ड के थ्रू क्या है डेवलप कर सकते हो और प्रोवाइड कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे आप सही
समय पे सही तरीके से अपने नर्सिंग स्टाफ को यूटिलाइज कर सके। तो दिस इज द थिंग यू कैन डेवलप इन योर हॉस्पिटल एज अ डैशबोर्ड। तो हमारा ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में था कि कैसे करके हम नर्सिंग रिसोर्स प्लानिंग करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिटेड हो। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिटेड तभी होगी जब हमारा स्टाफ का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से हो रहा हो, कि जहाँ पे ज्यादा है वहां से उठा के कहीं और दे देना, और जहाँ पे कम हो रहा है वहां पे भी हम मैनेज कर सके दूसरे स्टाफ को पुल आउट करके। तो पुल इन पुल आउट, देन कितना मॉर्निंग में चाहिए, कितना इवनिंग में चाहिए, कितना नाइट में चाहिए, देन कितने लोगों को लीव दे सकते हैं। और उसके अलावा क्या है, रेशो को भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि एक्चुअल में आपका बेंचमार्क तो दिया हुआ है कि इतना होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली आपके पास कितने स्टाफ यूटिलाइज होके रेशो कितना आ रहा है वो भी आप चेक कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग आप उसमें स्टडी कर सकते हो कि मतलब किस तरीके से आपको फिर अपने मैन पावर को फिर से। तो ये सारी चीजें हम इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट के थ्रू जान सकते हैं, और ऐसे करके हम एक डैशबोर्ड डेवलप कर सकते हैं जिससे हमारे पास मंथली रिपोर्ट भी सारी आएगी, और डेली डे वाइज डे भी हम चेक कर सकते हैं कितना हमारे पास करंट स्टाफ है, कितना मॉर्निंग इवनिंग नाइट कर रहा है, देन ऑफ कितना ले रहा है। तो ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। तो इस तरीके से आप डैशबोर्ड भी डेवलप कर सकते हैं। देन सेकेंड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ऑफ फर्स्ट स्टैंडर्ड, हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड सेम है। द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ डॉक्यूमेंटेड सिस्टम ऑफ नर्सिंग रिसोर्स प्लानिंग। इसके अंदर सेकेंड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स एन एडिक्वेट नंबर एंड मिक्स ऑफ नर्सिंग स्टाफ टू मीट द केयर ट्रीटमेंट एंड सर्विस नीड ऑफ द पेशेंट। तो इस लाइन का क्या मतलब है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इस वे में मेंटेन करना है एडिक्वेट नंबर ऑफ नर्सेस, और अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस उसको इस वे में मिक्स करना है कि हर शिफ्ट में कॉम्पिटेंसी टू एक्सपर्ट और नोविस सब सेम हो, जिससे किसी भी शिफ्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो और केयर कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो हम किस वे में ये काम कर सकते हैं, जहाँ पे मिक्सिंग ऑफ स्टाफ सही से हो, एडिक्वेट नंबर हो हर शिफ्ट में, और जिससे क्या है जो भी नीड है पेशेंट की वो फुलफिल की जा सके। तो सेम वी कैन रेफर दी आईएनसी गाइडलाइंस आल्सो कि किस वे में हम यूटिलाइज करना है, कैसे करके हमें यूटिलाइज करना है स्टाफ को, और कैसे करके वो स्टाफ जो है हमारी हर शिफ्ट में अच्छे से काम करे एज पर देयर कॉम्पिटेंसीज और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। सो वी कैन डेवलप वन रोस्टर मैनेजमेंट हियर। हम इसमें एक ऐसा रोस्टर डेवलप कर सकते हैं जो स्टाफ को साथ में हमारी जो इंचार्जेस है उनकी भी प्रॉब्लम कम कर सके। तो जनरली आपको पता ही है नर्सेज जो होती है मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है हेल्थ केयर वर्कर की। तो उसमें हमें मेन हमारा क्या मकसद है यहाँ पे, इस वे में हमारे रोस्टर को डेवलप करना जिससे जो मिक्सिंग ऑफ द नर्सिंग टीम है स्पेशली इन द क्रिटिकल एरियाज वहां पे अच्छे से वर्क प्लान हो सके। जनरली कैसे कर सकते हैं हम ये सारा काम, एक अच्छा सा रोस्टर डेवलप करके। तो आप किस वे में रोस्टर डेवलप कर सकते हैं जिससे जो हमारा मतलब वर्कलोड है वो भी ज्यादा ना हो, स्टैंडर्ड ऑफ केयर भी मेंटेन हो, जॉब सेटिस्फेक्शन भी हो, कोई भी स्टाफ ओवरलोडेड ना हो। तो हम इसको इस वे में डेवलप कर सकते हैं कि हम रोस्टर को इस वे में बनाए जहां पे हम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस डेवलप करें, जिसमें ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में जनरली हम डेवलप कर सकते हैं 4 क्राइटेरिया। सबसे पहले हम डिवाइड करें स्टाफ नर्सेस को, सपोज हमारे पास 30 स्टाफ है। सो 30 स्टाफ का हम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस लेके ईयर ऑफ एक्सपीरियंस को डिफाइन करें कि कौन से ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में कौन सा स्टाफ आएगा। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो उसमें हमें ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में हम पहले फर्स्ट लेवल पे हम कौन सा रखेंगे, जो हमारा होगा लेस देन 1 ईयर। तो लेस देन 1 ईयर जनरली हमारी न्यू नर्सेस आ गई, और जो हमारी अंडर प्रोविजनल पीरियड में, क्योंकि कोई कोई हॉस्पिटल प्रोविजनल पीरियड 6 मंथ का रखता है, कोई कोई 3 मंथ का रखता है, कोई कोई 1 ईयर का भी रखता है। तो वो हमारी प्रोविजनल नर्सेज है जिन्हें अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है, राइट। तो हम उसके अकॉर्डिंग एक डेवलप करेंगे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की कैटेगरीज। तो कैटेगरीज को डेवलप करने के लिए आपको ईयर ऑफ एक्सपीरियंस को डेवलप करना है। तो वो कैसे करेंगे, आप एक कैटेगरी आप बनाइए लेस देन 1 ईयर की। तो उसमें जो भी हमारी लेस देन 1 ईयर है वो नंबर सारी नर्सेस का नाम आ जाएगा। फिर सेकंड कैटेगरी आप बनाइए 1 ईयर से 3 ईयर्स का। तो 1 to 3 ईयर्स के एक्सपीरियंस में कितनी नर्सेस हैं,
वो सारे नाम उस कैटेगरी में आ जाएंगे। देन थर्ड कैटेगरी आप बनाइए 3 ईयर से 5 ईयर्स तक का। 3 ईयर से 5 ईयर्स तक की एक कैटेगरी बनाइए। फिर जो भी 3 to 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस की स्टाफ नर्सेस हैं, आप उन सारी नर्सेस का नाम 3 to 5 ईयर्स की कैटेगरी में रखिए। देन आप लास्ट कैटेगरी बनाइए मोर देन 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, जिसमें इंक्लूड होगा इंचार्ज, सेकेंड इंचार्ज, देन सीनियर नर्सेस। तो लेस देन 5 ईयर तक की कैटेगरी, तो आपने ये 4 कैटेगरी को डेवलप करिए, उसको आप डिफाइन करिए रोस्टर में। और आप देखिए रोस्टर का यहाँ पे एक मैंने सैंपल ऐड किया है, जिसमें ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप कैटेगरी करके आप चेक कर सकते हो कितने लोग मॉर्निंग में है, कितने लोग इवनिंग में। तो इससे क्या होगा, स्किल मिक्सिंग आप कर सकते हो। तो आपने सपोज जब भी आप रोस्टर डेवलप कर रहे हैं, आपके इंचार्ज रोस्टर डेवलप कर रहे हैं, तो आप उनको बताना है कि किस तरीके से उनको हर कैटेगरी से, सपोज हर शिफ्ट में 8 लोग चाहिए, तो 8 लोग किस वे में वो डेवलप कर सकते हैं एक शिफ्ट में। लेस देन 5 ईयर की कैटेगरी में से 2 स्टाफ, लेस देन सॉरी लेस देन 1 ईयर की कैटेगरी में से 2 स्टाफ, 1 to 3 ईयर्स की कैटेगरी में से 2 स्टाफ, देन 3 to 5 ईयर की कैटेगरी में से 2 स्टाफ, और मोर देन 5 ईयर की कैटेगरी में से 2 स्टाफ वो हर शिफ्ट में डाल सकते हैं। जिससे क्या होगा, प्रॉपर स्किल मिक्सिंग होगी और अच्छे से टीम वर्क होगा। तो कॉम्पिटेंसी विल बी इक्वल इन ऑल ओवर द शिफ्ट। जो भी मॉर्निंग इवनिंग नाइट होगा, सब में इक्विवेलेंट नंबर होगा स्टाफ नर्सेस का, बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड स्किल। तो ऑब्वियसली जो ज्यादा 5 ईयर से ज्यादा एक्सपीरियंस होंगे, तो वो क्या होंगे, मोर स्किल्ड होंगे, ज्यादा से अच्छा काम करते होंगे, टीएल लेवल के होंगे, इंचार्ज के इक्विवेलेंट होंगे, तो वो मोर देन 5 ईयर में। देन 3 to 5 ईयर मैनेज करने में अच्छे होंगे। 1 to 3 ईयर्स नया नया सीख के अभी सब कुछ कर रहे हैं, तो वो ज्यादा अच्छे से, मतलब क्या है, ग्रेस्प करेंगे, ज्यादा से अच्छा काम करना शुरू कर रहे हैं, तो सारा काम अच्छे से करेंगे। और जो 1 ईयर है वो अंडर सुपरविजन है। तो इस वे में अगर आप रोस्टर बनाओगे, तो आपकी परेशानी बहुत कम हो जाएगी और आप अच्छे से रिसोर्स प्लानिंग करोगे बेस्ड ऑन देयर स्किल मिक्सिंग। सो इन दिस वे यू कैन डेवलप। और इसमें आप और क्या कर सकते हो, यू कैन ऐड सम फॉर्मूलाज, जिससे आप क्या कर सकते हो, उसके आवर्स भी हैंड टू हैंड कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ डेज ऑफ ड्यूटी भी कैलकुलेट कर सकते हो। उसके अलावा आप टोटल कितने जनरल शिफ्ट में है नंबर डालिए, देन कितने हमारे शिफ्ट में है, जैसे मॉर्निंग इवनिंग नाइट में कितने लोग ड्यूटी करते हैं, कितने लोग जनरल ड्यूटी करते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग नंबर डालोगे, तो आपको हर यूनिट का मैन आवर्स भी मिलेगा। तो इस वे में आप कर सकते हो। इवन यू कैन कैलकुलेट दी नाइट आवर्स। जैसे नाइट आवर्स में जनरली हमारा बेसिक बेंचमार्क जो रहता है हर मंथ का 96 आवर्स हमें कंप्लीट करने होते हैं, फुलफिल करने होते हैं। तो वो सारी चीजें भी आप चेक कर सकते हो। आप लेस देन 0 to 1 ईयर, 1 to 3 ईयर, 3 to 5 ईयर और मोर देन 5 ईयर में कितने लोग नाइट ड्यूटी पे हैं, उसका नंबर डाल के कितने आवर्स होने चाहिए एक्चुअल आवर्स, और कितने वो लोग कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप नाइट मैन आवर्स भी निकाल सकते हैं और मंथली मैन आवर्स भी निकाल सकते हैं शिफ्ट के और जनरल शिफ्ट के। और आप ये भी देख सकते हैं कि कितने लोग एक दिन में, कितने लोग मॉर्निंग में है, कितने लोग इवनिंग में है, कितने लोग नाइट में है, कितने लोग ऑफ है, देन कौन कौन लीव पर है, कौन कौन ऑफ पे है। तो सारे नंबर आपको पर डे के हिसाब से भी मिलेगा और टोटल मैन आवर्स के अकॉर्डिंग भी मिलेगा। तो ऐसे करके आप जब रोस्टर डेवलप करोगे, तो आपकी परेशानी बहुत कम हो जाएगी और स्किल मिक्सिंग भी प्रॉपरली हर यूनिट में रहेगी और हर यूनिट में कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे ही सारा काम होगा। तो वो सारी चीजें आप करके कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, जिसमें हमें स्किल मिक्सिंग के अकॉर्डिंग स्टाफ को प्रोवाइड करना था ऑर्गेनाइजेशन में। आई विल मूव टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। तो सेम स्टैंडर्ड का, जिसमें है डॉक्यूमेंटेड सिस्टम ऑफ नर्सिंग रिसोर्स प्लानिंग में हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। तो थर्ड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट क्या है, द पर्सन हैडिंग द नर्सिंग सर्विसेज हैज रिक्विसाइट एंड एप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन। तो जो हमारा हेड ऑफ नर्सिंग है, यानी कि मे बी डायरेक्टर ऑफ द नर्सिंग, मे बी हमारी चीफ ऑफ नर्सिंग, जो भी हर हॉस्पिटल में एक अलग नाम से डेजिग्नेशन प्रोवाइड किया जाता है हेड ऑफ नर्सिंग को, तो हम यहाँ पे हेड ऑफ नर्सिंग लेके चलते हैं। तो उसमें क्या है मेन कि इसमें है रिक्विसाइट्स और एप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। रिक्विसाइट्स का मतलब है जो भी उसने एजुकेशन लिया है वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए आईएनसी से। तो आईएनसी आपको पता है, आईएनसी के पास पूरी लिस्ट होती है सारे कॉलेजेस की जो जो उसके अंदर रिकॉग्नाइज्ड होते हैं।
तो एज पर देयर क्वालिफिकेशन और जो भी उसका NABH स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग वगैरह जो भी है वो सब चीजें हेड ऑफ नर्सिंग के पास होनी चाहिए। तो वो भी एक डॉक्यूमेंटेड थिंग है, ऑर्गेनाइजेशन के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जनरली ये सारे डॉक्यूमेंट हर पर्सनल फाइल में लगाए जाते हैं। तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स HR जो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का जो डिपार्टमेंट है, वो लोग क्या करते हैं, जब भी कोई पर्सन हायर करते हैं तो एक फाइल डेवलप करते हैं जिसमें उसने उसका CV से लेकर उसकी सारी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, देन क्रेडेंशियल, सारी चीजें उसमें लगाई जाती है, प्लस उसकी ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स एंड जो भी उसने एडिशनल ट्रेनिंग किया है वो सारे लगाए जाते हैं। इसी तरीके से नर्सिंग हेड का भी होना चाहिए और उस वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए एज पर द INC। So this is the thing in the third objective element, and the fourth objective element is also same as this कि nursing head जो है उसके पास experience भी proper होना चाहिए। तो obviously अभी 3 साल पुराना स्टाफ है, हम उसको नर्सिंग हेड तो नहीं बना सकते जब तक उसके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस ना हो। तो INC की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयर हॉस्पिटल मैनुअल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें उसमें रेफर कर सकते हैं कि कितना एक्सपीरियंस जरूरत होती है किसी भी हॉस्पिटल में नर्सिंग हेड के लिए। और ये डिपेंड करता है एज पर द नंबर ऑफ बेड्स ऑफ द हॉस्पिटल। छोटा हॉस्पिटल है तो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस विल बी सेम बट दी थिंग्स विल बी चेंज। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी जैसे 10 साल का एक्सपीरियंस स्टाफ है जो अच्छा है, कॉम्पिटेंट है, स्किल्ड है और वो अच्छे से काम कर रहा है, तो छोटे हॉस्पिटल में वो भी हेड ऑफ नर्सिंग का पोजीशन ले सकता है। तो कॉम्पिटेंसी और स्किल्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो वो सारी चीजें देखना है और वो सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए जो एक हेड ऑफ नर्सिंग में चाहिए, जिससे वो मैनेज कर सके सारा मैन प्लानिंग रिसोर्स, पूरे डिपार्टमेंट, जो भी सारी चीजें हॉस्पिटल में है वो सारी चीजें मैनेज करने के लिए। तो ये हमारा था फोर्थ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ऑफ फर्स्ट स्टैंडर्ड। देन फिफ्थ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ऑफ फर्स्ट स्टैंडर्ड इज the required job specification and job description are defined for each category of nursing staff। तो इसमें हमारा मेन क्या होता है, कोई भी हमने नर्सिंग स्टाफ हमने हॉस्पिटल में रिक्रूट किया है बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन। जनरली GNM BSc नर्सिंग हमने मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी है और समटाइम्स HR जब भी एडवर्टीजमेंट देता है तो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी मेंशन करता है कि 3 years एक्सपीरियंस GNM और BSc नर्स, 1 year मिनिमम 1 year ऑफ एक्सपीरियंस GNM और BSc नर्स। तो इस तरीके से वो लोग ऑलरेडी डिफाइन किए कि कितने एक्सपीरियंस नर्स वहां पे चाहिए और कौन सी क्वालिफिकेशन की चाहिए। तो सेम तरीके से हमारा हॉस्पिटल में क्या होता है, जॉब स्पेसिफिकली हम जॉब भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अभी हमने रोस्टर मैनेजमेंट में देखा था कितना ईयर है एक्सपीरियंस का, उसके अकॉर्डिंग हमने हर कैटेगरी को डिफाइन किया था। उसी तरीके से हम हॉस्पिटल में जो भी हमारी कैटेगरी है, सपोज सब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हमारा नर्सिंग हेड हो गई, फिर उसके अंडर में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो गई, देन उसके अंदर में हमारी डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो गई, देन ANS हो गई, देन हेड नर्स हो गई, असिस्टेंट हेड नर्स हो गई। तो ये हमारे लेवल्स हो गए नर्सिंग की जॉब के। तो जैसे जैसे लेवल पे हमारा जो जो स्टाफ है उसको प्रोवाइड करना है स्पेसिफिकेशन ऑफ द डेजिग्नेशन प्लस जॉब डिस्क्रिप्शन टू ईच कैटेगरी ऑफ नर्सिंग स्टाफ। तो स्टाफ नर्स से हेड ऑफ नर्सिंग का स्पेसिफिकेशन के साथ जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन देने के लिए। तो सपोज दिस इज द सैंपल ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन। तो हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन में जनरली क्या होता है, रोल होता है, डिपार्टमेंट होता है, डेजिग्नेशन होता है, जो हमारा स्टाफ किस डेजिग्नेशन पे है, उसका क्या रोल है, कौन से डिपार्टमेंट का है और किसको वो रिपोर्ट करेगा। देन उसके अकॉर्डिंग उसका पूरा स्किल क्लस्टर होता है कि क्या क्या उसको मतलब स्किल्स में होना चाहिए। सपोज जैसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं पेशेंट हैंडओवर ड्यूरिंग शिफ्ट बाय वार्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम और ट्रांसफर ऑफ पेशेंट मूवमेंट। तो सबसे पहले उसका हैंडओवर से स्टार्ट किया है, तो इस वे में हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, किस तरीके से उसको सारा क्लिनिकल होना चाहिए, फाइल ऑडिटिंग आनी चाहिए। सो एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन हर नर्सिंग स्टाफ को एक स्पेसिफिक रोल डिफाइन किया जाता है अलोंग विद द डेजिग्नेशन किसको रिपोर्ट करना है, देन एट द एंड सिग्नेचर, देन नर्सिंग इंचार्ज कौन है, देन उसका HOD कौन है, एंड लेटर ऑन इट विल हैंड ओवर टू द HR टू कीप इन द पर्सनल फाइल।
तो वो जब जॉब डिस्क्रिप्शन हम साइन करते हैं उसके बाद क्या होता है, वो जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है एचआर पर्सनल फाइल में लगा देता है, जो हमारी पर्सनल फाइल बनाई जाती है। तो इस वे में हमें सबको अपना जॉब डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए कि हमारे डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी हॉस्पिटल के लिए है। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो इसी वे में हमें डेवलप करना चाहिए जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, लाइक फॉर स्टाफ नर्स, like for senior staff nurse. Then we can also develop the job description for TLs. अभी नर्सिंग एक्सीलेंस में मेनली फोकस क्या करते हैं, कभी भी कोई रोल चेंज हुआ है किसी भी स्टाफ का, तो हम उसको क्या जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया है। तो हमारा इस वे में भी जॉब डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि कभी भी हमने जैसे सीनियर स्टाफ नर्स को टीएल बनाया है, टीम लीडर बनाया है, तो टीम लीडर का एक स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन डेवलप करके हमें प्रोवाइड करना चाहिए कि अभी ये सीनियर स्टाफ नर्स से टीएल लेवल पे आ गया है, तो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन भी चेंज होना चाहिए, प्लस उसको स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जानी चाहिए जो टीम लीडर के लिए बनाई जाती है, जैसे लीडरशिप ट्रेनिंग हो गई, कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनिंग हो गई। तो ये सारी ट्रेनिंग भी हमें क्या है, टीम लीडर को प्रोवाइड करनी चाहिए। और नर्सिंग एक्सीलेंस भी मेन फोकस इन चीजों पे करता है कि जो भी रोल चेंजेस हुए हैं या फिर जब टीम लीडर है तो टीम लीडर को क्या इस तरीके से कोई ट्रेनिंग दी गई है या नहीं दी गई है। तो इसलिए हमें इस पे मेन फोकस करना चाहिए, जो हमें जॉब डिस्क्रिप्शन सबका पता होना चाहिए। और जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ हमें उसको स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी है कि आप तो जब किसी भी पर्सन का हम रोल चेंज कर रहे हैं तो रोल चेंज करने में क्या क्या ट्रेनिंग की जरूरत है, कैसे करके हम उसकी स्किल को और ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी हमें उसको बतानी चाहिए। नाउ विल कम टू दी सेकंड ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन हैज स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस फॉर इंडक्शन एंड फॉर एनहेंसिंग द ट्रांजिशन ऑफ नोविस टू कॉम्पिटेंट नर्सिंग प्रोफेशनल। इसमें मेनली क्या है, ऑर्गेनाइजेशन इस वे में स्ट्रक्चर और प्रोसेस को बनाए जो इंडक्शन के लिए हो। इंडक्शन मतलब जो हम नर्सिंग इंडक्शन करते हैं, इंडक्शन क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग का क्लासेस होता है, क्लासरूम सेशन हो गया या फिर स्किल सेशन हो गया और डिमॉन्स्ट्रेशन सेशन हो गया, ये सारे सेशन जो होते हैं इंडक्शन प्रोसेस में आते हैं, जो हम किसी भी नए स्टाफ को स्टार्टिंग में देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, वो एनहेंस करता है जो भी उसकी कैटेगरी है। जैसे अभी स्टार्टिंग में उसे कुछ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे वो क्लासेस अटेंड करके कॉम्पिटेंट लेवल पे जाता है, तो कैटेगरी वाइज उसकी जो है कॉम्पिटेंसी चेंज होती जाएगी। तो वो सारी चीजें किस तरीके से वो स्ट्रक्चर और प्रोसेस करे जो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दे। तो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट क्या है, इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है नर्सिंग शिफ्ट प्लान बेस्ड अपॉन टाइमिंग ऑफ शिफ्ट डे or week shall identify and depute nursing professional to various areas based on their skill and competencies। तो अभी हमने देखा रोस्टर प्लानिंग अगर आपने इफेक्टिवली डेवलप किया है, अच्छे से रोस्टर प्लान किया है और आपको पता है कि आपकी हर शिफ्ट में कॉम्पिटेंट नर्सेज है, नोविस से कॉम्पिटेंट नर्सेज है, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में भी हम यही बात करते हैं कि हमारी हर शिफ्ट में, चाहे दिन हो या वीक हो या डे वाइज हो, मॉर्निंग इवनिंग नाइट, उसमें वेरियस स्किल और कॉम्पिटेंसीज के अकॉर्डिंग ही नर्सिंग स्टाफ को डेप्यूट करना है। तो हमें डिप्लॉयमेंट जो देना है वो इसी वे में देना है जो स्किलफुल हो, कॉम्पिटेंट हो। तो हमें नर्सिंग स्टाफ की कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग जब हम डिप्लॉयमेंट करेंगे, तो कोई भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है जिसमें हमें जरूरत है कि कॉम्पिटेंसी स्टाफ, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी कि हमें दूसरे यूनिट से बुलाना है या किसी अपने ऐसे स्टाफ को बुलाना है जो ज्यादा कॉम्पिटेंट है। हर स्टाफ की कैटेगरी हर शिफ्ट में आ रही है, तो उससे कोई प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं और एक बहुत ही इजी होगा कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए इंडिपेंडेंटली बाय द स्टाफ ऑल्सो। तो स्टाफ क्या होगा, खुद से अपने आप को देख सकेगा कि इस स्टाफ, सारे स्टाफ जब ड्यूटी के लिए आता है तो वो सब चीजें चेक करते हैं, हैंडओवर्स लेते हैं, टीएल जो होते हैं पूरी यूनिट का हैंडओवर लेते हैं, तो वो लोग इंडिपेंडेंटली मॉनिटर कर सकते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं एंड स्टाफ को भी हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं कि इस वे में काम करना है या किस तरीके से हैंडल करना है, या कोई भी प्रोसीजर कराना है तो किस वे में कराना है। तो ये सारी चीजें जो होती है इजिली हैंडल कर सकते हैं जब हमारा रोस्टर मैनेजमेंट अच्छे से किया हुआ। तो हर शिफ्ट में हमारा इस वे में स्टाफ होना चाहिए जो बहुत स्किलफुल हो और कॉम्पिटेंट हो। ऐसा नहीं है कि हमने खाली मॉर्निंग शिफ्ट में सारा अच्छा सा कॉम्पिटेंट स्टाफ रख दिया, बाकी इवनिंग नाइट में
कोई स्टाफ ऐसा नहीं है जो हैंडल कर सके। तो हर शिफ्ट में इस वे में स्टाफ ही रखना है जिससे हमारी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आए तो वो इजीली मैनेज कर पाए। देन इसका मेन एग्जांपल ये भी है कि सपोज दिस इज द सैंपल। अगर आप किसी पीडियाट्रिक आईसीयू है या फिर आईसीयू है जहाँ पे स्टाफ नया है, तो आप मंथली वाइज भी कॉम्पिटेंसी जो है वो असिस्ट कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग सम पैरामीटर। तो उसमें क्या है, आप एक कॉम्पिटेंसी टूल डेवलप करिए। कॉम्पिटेंसी टूल डेवलप करने के लिए 6 मंथ तक या फिर 1 ईयर तक उस स्टाफ को असिस्ट करिए, उसकी कॉम्पिटेंसीज को असिस्ट करिए। क्योंकि आप प्रिविलेजिंग भी तो तभी देते हैं ना जब आप लोग उसको असिस्ट करते हो कि हाँ ये स्टाफ अच्छे से प्रोसीजर को करवा रहा है, या पहले डिपेंडेंटली कर रहा था अभी इंडिपेंडेंटली कर रहा है। तो इस वे में उसकी कॉम्पिटेंसी डेवलप हो रही है। तो उसी तरीके से आप कॉम्पिटेंसी को असिस्ट करिए और उसके अकॉर्डिंग सारे स्टाफ की कॉम्पिटेंसी को असिस्ट करके कैटेगराइज करिए कि वो किस कैटेगरी में आ रहा है। स्क्रीन पे देखिए आप, यहाँ पे मैंने कैटेगरी भी डिफाइन की हुई है जिसमें नोविस कैटेगरी है। अगर आपकी परसेंटेज लेस देन 60 है, मतलब बिलो एवरेज है, तो बिलो एवरेज है तो मीन्स स्टाफ ऑब्वियसली इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता, तो उसको किसी कॉम्पिटेंट स्टाफ की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आप बड़ी सिस्टम या बड़ी असाइनमेंट दे सकते हो कि सपोज कोई सीनियर स्टाफ है वो बड़ी रहेगा कोई जूनियर स्टाफ की। तो कोई भी जूनियर स्टाफ जब कोई काम करेगा तो वो सीनियर स्टाफ के असिस्टेंट में ही करेगा। तो इससे क्या होगा, वो भी डेवलप करेगा अपनी कॉम्पिटेंसी, और जो सीनियर स्टाफ होगा वो अपनी लीडरशिप स्किल को डेवलप करेगा। तो आपका काम डबल वे में हो रहा है। आप एक सीनियर स्टाफ की लीडरशिप स्किल भी एनहेंस करवा रहे हो और साथ में जूनियर स्टाफ के अंदर कॉम्पिटेंसी भी डेवलप करा रहे हो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई किसी से सीख नहीं सकता, तो सीनियर ही जूनियर्स को सिखाते हैं। तो इस वे में आप कॉम्पिटेंसी डेवलप करा सकते हैं और इस वे में आप उसको असिस्ट भी कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि एक शिफ्ट में हमारे पास कितने कॉम्पिटेंट स्टाफ है और वो किस कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे नोविस कैटेगरी है बिलो एवरेज मीन्स लेस देन 60%। देन जैसे जैसे आप असेसमेंट करते जाओगे उसका स्कोरिंग चेंज होता जाएगा। तो फिर जब उसकी परसेंटेज 60 to 75% आएगी तो वो आ जाएगा एडवांस बिगनर में। देन जब उसकी परसेंटेज 76 to 85% आ जाएगी तो वो आ जाएगा कॉम्पिटेंट में। देन यहाँ पे टीएल वगैरह लेवल जो होते हैं वो हो गए 86 to 95%, वो आ जाएगा प्रोफिशिएंट में। और जो एक्सपर्ट होते हैं लाइक इंचार्जेस हो गए, तो सुपरवाइजर्स हो गए, तो वो आ जाएंगे जब उनकी परसेंटेज मोर देन 95। टोटली इंडिपेंडेंट वर्क कर सकते हैं, अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप होती है। ये सारी चीजें जब होती है तो दे कैन हैव द कैटेगरी ऑफ एक्सपर्ट्स। जैसे मैंने आपको अभी बताया, नोविस कैटेगरी हो गई, एडवांस बिगनर हो गई, देन कॉम्पिटेंट, प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट। तो उसमें किस तरीके से आपको ट्रेनिंग सेशन भी जरूरी है। तो जैसे आपका कोई भी स्टाफ न्यूली रिक्रूट हुआ है हॉस्पिटल में, जस्ट अभी हॉस्पिटल में आया है, तो आप उसको सबसे पहले एचआर इंडक्शन प्रोवाइड करते हैं। एचआर इंडक्शन में जनरली जनरल पॉलिसीज एंड प्रोटोकॉल बताए जाते हैं हॉस्पिटल के क्या है, किस तरीके से हमें फॉलो करने होते हैं, क्या हमारे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये हमें एचआर इंडक्शन में सिखाया जाता है। देन नर्सिंग इंडक्शन जो होती है वो स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है नर्सिंग की। तो नर्सिंग इंडक्शन में जनरली हम सिखाते हैं कि नर्सिंग में हम क्या क्या फॉलो करते हैं, क्या क्या हमारे मेन पॉलिसीज, प्रोटोकॉल, एसओपीज, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या हमारे इसमें ट्रेनिंग्स आती हैं और किस वे में हम उस ट्रेनिंग को सिखाते हैं। जैसे डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग हो गई, अगर कोई स्टाफ आईसीयू में रिक्रूट होता है तो आईसीयू रिलेटेड ट्रेनिंग कराई जाती है। कोई स्टाफ अगर ओटी में रिक्रूट होता है तो ओटी रिलेटेड की जाती है। कैथ लैब में है तो कैथ लैब रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारी ट्रेनिंग जो होता है नर्सिंग इंडक्शन प्रोग्राम में किया जाता है। देन उसके बाद क्या है, कम्युनिकेशन प्रोग्राम ऑल्सो इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कराने के लिए कभी कभी क्या होता है स्टाफ बहुत अच्छा है काम करने में, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है कि वो किसी से कम्युनिकेट करने में अच्छा हो। तो क्या होता है उस टाइम में, क्या होता है उसका काम सारा खराब हो जाता है अगर वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वो स्टाफ को सिखा रहे हैं तो वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, अपनी आईपीआर को मेंटेन कर सके विद देयर कोलीग्स हो गया या फिर पेशेंट के साथ। तो वो सारी चीजें भी हम ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सीखते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में। देन उसके बाद जब सारी चीजें सिखा दी जाती है तो उसके बाद उसका एग्जाम भी लिया जाता है, जिससे क्या है हमें पता चलेगा कि जितना उन्हें सिखाया गया है क्या वो उतना हद में सीख पाए या नहीं सीख पाए।
तो वो हम चेक करते हैं ऑस्की के थ्रू। ऑस्की का होता है मतलब ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल इवैल्यूएशन। तो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल इवैल्यूएशन में हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन बनाते हैं। जो जो हमने सिखाया होता है उस स्टेशन के बारे में हम उस स्टाफ को पूछा जाता है और उसके अकॉर्डिंग उसको मार्क किया जाता है। देन उसके बाद हम जब स्टाफ को कंप्लीट कर चुका होता है 30 डेज का इंडक्शन प्रोग्राम, और 15 डेज दे विल हैव द डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग, और 15 डेज उसकी क्लासरूम ट्रेनिंग हो जाती है, और 15 डेज का वो डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग करता है जहाँ पे वो डिप्लॉय किया जाता है। तो जब वो सारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर वो बाद में इन सर्विस एजुकेशन लेता है। देन इन्फेक्शन कंट्रोल ट्रेनिंग हो गई, क्वालिटी नर्स ट्रेनिंग, लेग ट्रेनिंग हो गई। क्लिनिशियन जो होते हैं, कभी कभी क्लिनिशियन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड कि हम भी ट्रेनिंग लेंगे, हमारे स्टाफ को इस चीज की जरूरत है, तो इस वे में वो लोग ट्रेनिंग कराते हैं। देन जैसे जैसे वो उसकी कैटेगरी चेंज होती जाएगी वैसे वैसे करके ट्रेनिंग का पैटर्न भी चेंज होता जाएगा, ट्रेनर भी चेंज होते जाएंगे। तो उनकी नॉर्मल से मतलब जनरल से स्पेसिफिक ट्रेनिंग हो जाएगी। जनरल में कॉमन ट्रेनिंग अटेंड किया, देन उसके बाद वो इन सर्विसेज पे आ गए, देन बाद में इन्फेक्शन कंट्रोल का हो गए, और जिस एरिया में वो डिप्लॉय है तो वो स्पेसिफिक ट्रेनिंग हो जाएगी। तो इस वे में हम डेवलप कर सकते हैं स्टाफ की कॉम्पिटेंसीज को। देन हमारा नेक्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड का सेकंड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, training needs shall be identified on a continual basis by the senior nursing professional as well as the clinical head as appropriate. तो इसका मतलब क्या है ट्रेनिंग नीड, तो क्या ट्रेनिंग की नीड है वो कैसे करके पता चलेगा, जब हम आइडेंटिफाई करेंगे बेस्ड ऑन देयर कंटिन्यूस वे में हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या ट्रेनिंग की नीड है स्टाफ नर्सेस को, और कोई भी न्यू इनिशिएटिव है या कोई भी न्यू इक्विपमेंट है या कोई भी ऐसी नई चीज हमने इम्प्लीमेंट की है हॉस्पिटल में, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि स्टाफ कभी कभी कोई कोई स्टाफ ऐसा होता है कि वो परफेक्टली काम नहीं किया और उसकी वजह से कुछ ऐसा कंप्लेंट रेज किया है पेशेंट ने, तो क्लिनिकल हेड भी बोलते हैं कि इस वे में ये काम अच्छे से नहीं हो रहा है, थोड़ा फोकस करने की जरूरत है, तो स्टाफ को इसकी ट्रेनिंग दी जाए। तो जैसे सपोज आईवी कैनुलेशन है, आईवी कैनुलेशन में सिक्योर ऑफ द कैनुला इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम जब कैनुला डालते हैं उसको सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमने सिक्योर प्रॉपरली नहीं किया है, मे बी वो एकदम से निकल गया, खिंच गया पेशेंट से, तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग होगी, मोर कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो उसी वे में हमने देखा कि अगर हमने देखा आईवी कैनुला लगाया है स्टाफ ने लेकिन सिक्योर सही से नहीं किया है, तो मे बी किसी ने ऐसा बोला, किसी क्लिनिकल हेड ने मतलब डॉक्टर्स ने ऐसा देखा कि अगर कैनुला सही से फिक्स नहीं किया है या सही से सिक्योर नहीं किया है आईवी लाइन, तो क्या है निकलने के चांसेस हो सकते हैं। तो उनको लगा इस बेस में ट्रेनिंग की नीड जरूरी है, स्टाफ को अवेयर होना चाहिए कि किस वे में कैनुला को सिक्योर करना है, किस वे में आईवी लाइन को सिक्योर करना है। तो वो एक नीड बन जाती है उस यूनिट की, और उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रेनिंग को प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग हियर। तो हमें पता होना चाहिए कैसे करके हमें ट्रेनिंग करानी है, किस तरीके से करानी है, और वो ट्रेनिंग नीड अगर आइडेंटिफाइड हुआ है तो एज मच एज पॉसिबल यू हैव टू क्लोज इट अर्लियर। तो हमें वो ट्रेनिंग एनहेंस करके इमीडिएटली बेसिस पे स्टार्ट करनी होती है यूनिट पे, और स्टाफ को कॉम्पिटेंट करना होता है उस ट्रेनिंग पे जो भी आइडेंटिफाइड की गई है। देन थर्ड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट क्या है सेकंड एनआरएम का, जनरली same required competency parameters shall be evaluated by such senior nursing professional and the clinical and support service head and shall be recorded in the training record as in NRM 2। तो हमारा जनरली क्या है, हमने कोई भी ट्रेनिंग करवाई है या कोई भी हम इवेल्युएशन कर रहे हैं कॉम्पिटेंसीज का, जैसे आपने देखा था हमने यहाँ पे इवेल्युएट कर रहे थे, कॉम्पिटेंसी टूल को डेवलप किया, देन हम मंथली बेसिस पे या 15 डेज में हम स्टाफ को इवेल्युएट कर रहे हैं। तो हमने पैरामीटर्स बना दिए, कुछ कुछ पैरामीटर बना दिए और उसके अकॉर्डिंग हमने इवेल्युएशन स्टार्ट किया। अब वो इवेल्युएशन जो है इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट के अकॉर्डिंग हमारे ट्रेनिंग रिकॉर्ड में भी होना चाहिए। तो ये हमारी इंचार्जेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे एजुकेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ट्रेनिंग रिकॉर्ड को प्रोवाइड करना है एचआर को, जिससे वो उनकी पर्सनल फाइल में लगाए।
तो जो भी हमारी कॉम्पिटेंसीज है, जो भी इवेल्युएशन हुआ है नर्सिंग प्रोफेशनल का, और कुछ भी हमने ट्रेनिंग किया है नर्सिंग स्टाफ्स के लिए उनकी कॉम्पिटेंसीज को डेवलप कराने के लिए, तो वो सारे रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स जो हैं वो सारी चीजें हमें हमें एचआर डिपार्टमेंट को देना है, और वो लोग क्या करेंगे, उसको अपने जो भी नर्सिंग स्टाफ है उसकी पर्सनल फाइल में लगाएंगे। तो ये कंटिन्यूसली होना चाहिए, कंटिन्यूसली हमें मे बी पीरियोडिकली हमें होना चाहिए, लाइक 6 मंथ्स में और ईयरली वाइज। एनुअल भी कर सकते हैं, 6 मंथ में भी कर सकते हैं, बट कोई भी एडिशनल कोर्सेज हो गए, जैसे बीएलएस हो गया, बेसिक लाइफ सपोर्ट हो गया, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट हो गया, नाल्स हो गया, पाल्स हो गया, पीडियाट्रिक एडवांस लाइफ सपोर्ट हो गया, नियोनेट हो गया, तो देन उसके बेस पे भी जो ये सर्टिफिकेट है वो भी हमें पर्सनल फाइल में रिकॉर्ड होने चाहिए। तो जनरली जो भी हम ट्रेनिंग देंगे नर्सेस को, वो रिकॉर्ड हमारा जो है पर्सनल फाइल में होना चाहिए, जिससे जब भी हमारा कोई भी असेसमेंट होता है लाइक एनएबीएच का या एक्सीलेंस का, तो वो हम पर्सनल फाइल में दिखा सके कि हमारी नर्सेस की ट्रेनिंग कंटिन्यूसली है और हमारे सारे रिकॉर्ड जो है पर्सनल फाइल में अटैच्ड है विद द असेसमेंट एंड विद द फीडबैक स्कोर। तो जो भी हमने ट्रेनिंग किया है उसका असेसमेंट भी होना चाहिए प्री एंड पोस्ट, साथ में उसका फीडबैक भी होना चाहिए फ्रॉम द एम्प्लॉय साइड। तो वो सारी चीजें हमें पर्सनल फाइल में देनी होती है। देन इन दिस वे ऑल्सो यू कैन डेवलप द चेकलिस्ट, जिसमें हम हर डे वाइज उसको ट्रेनिंग कर रहे हैं। जो भी हमारी न्यू नर्सेज हैं उनके लिए हम डेवलप कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग नर्सेज के लिए कर सकते हैं। तो फंक्शनल फेज जो हमारा डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग होगा, तो डे 1 से लेकर 15 डेज की ट्रेनिंग आप कर सकते हैं, जिसमें आप डेवलप करो, जो स्टाफ है वो साइन करेगा जो ट्रेनिंग करा रहे हैं। ट्रेनिंग ट्रेनर कैन बी एनीवन, लाइक इंचार्ज, लाइक सीनियर स्टाफ, आईसीएन, क्वालिटी नर्स, एजुकेटर, कोई भी हो सकता है जो उसको ट्रेनिंग पर्टिकुलर टॉपिक्स पे दे रहा है। तो डे वाइज ट्रेनिंग करके ये वाला रिकॉर्ड भी आप क्या है एचआर में दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, एविडेंट होगा कि आपने ये ट्रेनिंग कंप्लीट कराया और स्टाफ ने कंप्लीट किया। और इसके साथ उसका असेसमेंट के साथ क्या है, उसका फीडबैक स्कोर आप एचआर को प्रोवाइड कर सकते हैं जब कोई भी स्टाफ का ट्रेनिंग कराते हैं। देन हमारा थर्ड एनआरएम है, the organization has process in place for induction training, in service education and continuous nursing education program, and for documentation of the same in the personal file. Then again हमारा सेम स्टैंडर्ड है कि हमारा जो भी प्रोग्राम हो रहा है, चाहे वो इंडक्शन प्रोग्राम हो या इन सर्विस एजुकेशन है या कंटिन्यूअस नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम हो रहा है, एटलीस्ट 10 डॉक्यूमेंट जो है सेम होने चाहिए इन दी पर्सनल फाइल। तो इसके लिए क्या होता है, जब भी कोई भी नर्स एंटर करती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको हम क्या देते हैं, इंडक्शन प्रोग्राम देते हैं। तो विद इन 15 डेज ऑफ ज्वाइनिंग, कोई भी नर्स जब इंडक्शन प्रोग्राम में आती है, तो जब ज्वाइन करती है उसके विद इन 15 डेज में इंडक्शन प्रोग्राम कंप्लीट होना चाहिए, जिससे जो है हम उसको प्रिविलेजिंग स्टार्ट कर सके। तो जब इंडक्शन प्रोग्राम 1 मंथ का कैरी आउट हो जाएगा, तो फिर उसको आइडिया हो जाएगा कि पॉलिसीज और प्रोटोकॉल हम क्या फॉलो कर रहे हैं। तो वही सारी चीजें इसमें है, और वो क्या है, सारा रिकॉर्ड जो है इंडक्शन प्रोग्राम से लेकर इन सर्विस कंटिन्यूअस प्रोग्राम में सारी चीजें क्या है हमें पर्सनल फाइल के लिए देनी होती है। इन दिस वे वी कैन फॉलो द प्रोसेस। सपोज आपने प्री हायर किया नर्सेस को, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू यू हैव टू सेंसिटाइज द नर्स एंड ब्रीफ ऑन दी सब्सिक्वेंट एक्शन। सेंसिटाइज किस वे में करना है आपको नर्सेस को, कि किस तरीके से नर्सेस जो हैं मतलब एंटर होंगी, क्या क्या प्रोग्राम कैरी आउट किए जाएंगे जब आप हायर कर रहे हो। किसी भी नर्स को आप रिक्रूट करने के लिए जा रहे हो, तो इंटरव्यू के टाइम में ही आपको सारी चीजों को सेंसिटाइज वे में बताना है कि क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पेशेंट को के लिए, क्या क्या चीजें वहां पे आके उनको स्टार्ट करना है, किस किस प्रोग्राम में जाना है, क्या क्या ट्रेनिंग कैरी आउट करनी है जब वो हॉस्पिटल को ज्वाइन करने वाले। देन ऑन द डे ऑफ ओरिएंटेशन, जब प्री हायर हो गया उस टाइम में आपने सेंसिटाइज कर दिया ऑलरेडी। अब जब स्टाफ ने ज्वाइन किया है, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग सारा डॉक्यूमेंटेशन हो गया, तो उस टाइम में आपको उसको वेलकम गेस्चर होना चाहिए एचआर की तरफ से, नर्सिंग टीम की तरफ से उसको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए कि कौन यहाँ का नर्सिंग हेड है, कौन अलग अलग रोल में है। देन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता होना चाहिए उसे, सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसको पता होना चाहिए कि हम उसको किस टाइम में किससे कांटेक्ट करना है। देन उसको बताना चाहिए कौन इंचार्ज है,
देन इंचार्ज भी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इंचार्ज के थ्रू वो अदर हेल्थ केयर वर्कर से भी कांटेक्ट कर सकता है. देन ऑन द टाइम ऑफ ऑन बोर्डिंग, वंस जब हम इंडक्शन प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करने के लिए क्या है, उसमें डिफरेंट क्लस्टर ऑफ एक्टिविटी होगा, जिसमें एचआर एक्टिविटी मतलब एचआर इंडक्शन होगा, देन नर्सिंग ट्रेनिंग होगी, वो सारी चीजें आएंगी, जिसमें वो क्लासरूम टीचिंग लेगा, प्रैक्टिकल सेशन लेगा, फंक्शनल ट्रेनिंग लेगा, देन फीडबैक प्रोवाइड करेगा कि उसको वो ट्रेनिंग कैसी लगी और क्या क्या चीजें और इम्प्रूव कर सकते हैं. और परसेप्टरशिप मीन्स जब वो डिप्लॉय होगा किसी भी यूनिट में, तो उसको एक प्रोसेप्टर मिलेगा या फिर एक बडी मिलेगा जो उसको असिस्ट करेगा, साथ में कोई भी काम कराने के लिए उसको हेल्प करेगा. तो वो सारी चीजें जो है उसको ऑन बोर्डिंग टाइम पे मिलनी चाहिए. देन असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट सब होगा, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ऑस की कर सकते हैं. जो भी हमने स्टार्टिंग टू एंड प्रोग्राम किए हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है इंडक्शन में, तो वो सारी ट्रेनिंग के बेस पे एक ऑस की डेवलप करना. ऑस की होता है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर, क्लिनिकल इवैल्यूएशन और एग्जामिनेशन. तो इस वे में हम ऑस की डेवलप करके उसका फाइनल असेसमेंट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किसमें उसको मेन फोकस करना है, और उसका एक बेंचमार्क भी रखना जरूरी है कि कितना उसको अचीव करना है पास होने के लिए. तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कौन कितना अच्छे से सीखा है. देन उसके बाद हम उसका जब कंप्लीट हो जाएगा इंडक्शन प्रोग्राम, तो हम उसकी प्रिविलेजिंग स्टार्ट करेंगे. देन कॉम्पिटेंसी असेसमेंट टूल के थ्रू हम उसकी कॉम्पिटेंसी असेस करेंगे. तो प्रिविलेजिंग जनरली हम स्टार्ट करते हैं डे 30 से और अप टू 3 मंथ्स में हम कंप्लीट कर देते हैं, जिससे वो इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू कर देता है. एंड प्रिविलेजिंग विल बी जॉब स्पेसिफिक होती है. देन कॉम्पिटेंसी असेसमेंट टूल जनरली 30 डेज से ही स्टार्ट होगा. देन 180 डेज तक हम चेक करेंगे जब तक कि स्टाफ कॉम्पिटेंट ना हो जाए. तो वो डिपार्टमेंटल स्पेसिफिक होता है. अगर नर्स आईसीयू में काम करती है तो वो आईसीयू के हिसाब से उसकी कॉम्पिटेंसी चेकलिस्ट बनेगी. अगर वार्ड में काम करती है तो वार्ड में, ओटी में काम करती है तो ओटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए. कैथ लैब में काम करती है तो कैथ लैब में, अगर वो कोई इंटरवेंशन रेडियोलॉजी वगैरह में काम करती है तो उसके अकॉर्डिंग में सारी चेकलिस्ट होनी चाहिए और कॉम्पिटेंसी असेसमेंट होना चाहिए. देन वंस एवरीथिंग इज स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड, इंडक्शन प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, प्रिविलेजिंग स्टार्ट हो गई, कॉम्पिटेंसी स्टार्ट हो गई, देन उसके बाद हमें यूनिट बेस्ड ट्रेनिंग जैसे इन सर्विसेज और सीएनएस करानी होती है, जिसमें कंटिन्यूस ट्रेनिंग आती है जो यूनिट स्पेसिफिक होती है, जिस यूनिट में वो काम कर रहे हैं. और इन सर्विसेज हमारी कॉमन होती है जो हमारी ओवरऑल हॉस्पिटल नर्सिंग स्टाफ के लिए होती है. देन मैंने आपको ये भी बताया था कि कभी कभी क्लिनिशियन को नीड लगती है कि इस ट्रेनिंग का होना जरूरी है स्टाफ नर्सेस में, जैसे एबीजी सैम्पलिंग. स्टाफ नर्सेस आर नॉट प्रिविलेज टू टेक द सैंपल, लेकिन कभी कभी क्या होता है आईसीयूज में एबीजी सैम्पलिंग लेने के लिए स्टाफ प्रिविलेज होता है. तो अगर वो लगता है कि कॉम्पिटेंसी नहीं है, तो क्लिनिशियन क्या है, खुद से ट्रेनिंग लेते हैं, दिलवाते हैं स्टाफ को, खुद से ट्रेन करते हैं, और मे बी कभी कभी वो कोई प्रोग्राम भी करवाते हैं स्टाफ नर्सेस को, जिससे उनके अंदर कॉम्पिटेंसी डेवलप हो. देन इंचार्जेस, ऐसा नहीं है कि जब स्टाफ नर्स नया है उसको तभी ट्रेनिंग देनी है फिर उसके बाद उसको छोड़ देना है. इंचार्जेस को भी हमेशा कंटिन्यूस नर्सिंग एजुकेशन में रहना है, हमेशा अटेंड करना है. एटलीस्ट जो भी उनकी यूनिट में केसेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको केस प्रेजेंटेशन करनी चाहिए. तो वो सारी चीजें भी है जिससे लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो. देन इस वे में आप क्या है, एक प्रोसेस बना सकते हो अपने हॉस्पिटल में कि फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग से टिल एक्सपर्ट कैटेगरी तक आपकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या आपकी लर्निंग एक्टिविटीज है. तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ स्टैंडर्ड 2. देन स्टैंडर्ड 3 का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट. देन हमारा स्टैंडर्ड 3 का सेकंड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है अ डॉक्यूमेंटेड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पॉलिसी एग्जिस्ट फॉर द स्टाफ. तो हमारी जो ट्रेनिंग मैनुअल है, हमारी जो नर्सिंग ट्रेनिंग मैनुअल है, हमें इस वे में बनाना है जिसमें हमारी सारी पॉलिसी एग्जिस्ट करे और जो भी ट्रेनिंग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हमें प्रोवाइड करने हैं वो सारा डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए. पूरी जो भी नीड आइडेंटिफाई की है हमने, जो भी हम मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं कि किस वे में हमें ट्रेनिंग को कंडक्ट करना है, कैसे असेसमेंट करना है, कैसे हमें इम्पैक्ट चेक करना है कि हमारी ट्रेनिंग इफेक्टिव हो रही है या नहीं हो रही है. तो हम वो सारी चीजें डेवलप करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. तो हम जनरली ट्रेनिंग कैलेंडर्स को भी डेवलप करते हैं.
कि हर डे की एक क्लासेस बना देते हैं जो हर यूनिट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये हमारा ट्रेनिंग कैलेंडर जो डेवलप किया जाता है वो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट और फीडबैक एनालिसिस के बेस्ड में हम डेवलप कर सकते हैं कि हर यूनिट का हमने एक फीडबैक लिया, क्लिनिशियन फीडबैक लीजिए, आप इंचार्ज का फीडबैक लीजिए, जिसमें आपको पता चलेगा कि वहाँ उस यूनिट में किस ट्रेनिंग की ज्यादा नीड है। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेनिंग को करवा सकते हैं। तो जब आप इस वे में आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ की नीड क्या है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हैं, देन उसके असेसमेंट कर सकते हैं, देन अगेन आप क्या कर सकते हैं, फीडबैक एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस वे में एंड देन आप फिक्स करिए कब आपको इन सर्विस एजुकेशन सबके लिए करना है। तो आप 2 दिन या 1 दिन मंथ वीक का फिक्स कर सकते हैं। जैसे कोई काउंसिल जो होता है रेफर करता है कि इतने आवर्स ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए 1 साल में। सपोज 48 आवर्स की ट्रेनिंग 1 ईयर में कंप्लीट होनी चाहिए। तो एटलीस्ट स्टाफ नर्सेस को या फिर आप इस वे में भी कर सकते हैं कि हर मंथ में कितने आवर्स की ट्रेनिंग स्टाफ को लेनी जरूरी है। तो आप फिक्स कर दीजिए कि इतने आवर्स की ट्रेनिंग हर मंथ में हर स्टाफ को लेनी जरूरी है। तो उसके अकॉर्डिंग आप परसेंटेज भी चेक कर सकते हैं कि कितने स्टाफ ने किस किस लेवल के स्टाफ ने कितने परसेंटेज तक की ट्रेनिंग कंप्लीट किया है, 100% किसने किया है, किसने 70% किया है। तो आप इस वे में भी ट्रेनिंग असेसमेंट कर सकते हो। साथ में आपने जो ट्रेनिंग कंडक्ट की है वो कितनी इफेक्टिव हुई है उसका भी असेसमेंट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आप उस वे में उसको असेसमेंट कर सकते हो। ट्रेनिंग कैलेंडर को जब आप डेवलप करोगे तो आपको यूनिट वाइज ट्रेनिंग कैलेंडर भी डेवलप हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप क्या है हर ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करा सकते हैं सारे स्टाफ नर्सेस को। जब आप डिफाइन कर दोगे किसी भी चीज को कि इतने बजे इतने ये ट्रेनिंग है, इस स्टाफ को इतने बजे आना है, तो एटलीस्ट 1 to 2 इवनिंग शिफ्ट में आराम से स्टाफ अटेंड कर सकता है। तो 1 to 2 आप फिक्स कर दीजिए कि 1 से 2 आपको ट्रेनिंग लेनी है और सबकी अटेंडेंस मैंडेटरी है। देन थर्ड स्टैंडर्ड का थर्ड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ ट्रेनिंग। तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ सारा ट्रेनिंग और ट्रेनर और जो भी ट्रेनी है सबका सिग्नेचर और पोस्ट ट्रेनिंग फीडबैक वो सारा आप क्या कर सकते हो पर्सनल फाइल में प्रोवाइड कर सकते हो। तो वो आपको ऑर्गेनाइजेशन में जो है मेंटेन कर सकता है कोई भी रिकॉर्ड जो भी ट्रेनिंग ली गई है। तो बहुत इजी हो जाएगा जब हम ट्रेनिंग कराते रहेंगे, फीडबैक लेते रहेंगे, असेसमेंट करते रहेंगे, तो बहुत इजी होगा स्टाफ के लिए भी ट्रेनिंग में आना और ट्रेनर के लिए भी बहुत इजी होगा सारा असेसमेंट और सारा फीडबैक एनालिसिस करना। और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत इजी होगा हर स्टाफ की पर्सनल फाइल में उसको रिकॉर्ड करना। तो जब आप इस प्रोसेस में स्टार्ट कर देंगे तो इट विल वेरी इजी टू मेंटेन दी रिकॉर्ड्स। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉर्ड ऑफ ट्रेनिंग कैसे करके मेंटेन करना है। देन लास्ट में आप जब भी सारी ट्रेनिंग कंडक्ट कर लें उसके बाद आप एक फीडबैक फॉर्म दीजिए। जैसे नर्सिंग इंडक्शन भी आपने लिया है तो नर्सिंग इंडक्शन का भी फीडबैक फॉर्म होना चाहिए। सपोज आपने बीएलएस की ट्रेनिंग ली है तो बीएलएस की ट्रेनिंग का भी आपके पास एक फीडबैक फॉर्म होना चाहिए जो स्टाफ नर्सेस फिल करें। तो जब आपके स्टाफ नर्सेस कोई भी फीडबैक देते हैं तो आप उसको हमेशा पॉजिटिव वे में लीजिए और जितना हो सके उसमें आप देखिए कि क्या चीज इंप्रूव करने की है। देन ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक फॉर्म आप उसको एनालिसिस करिए और फाइंड आउट करिए कि कितना आपकी ट्रेनिंग इफेक्टिव थी। तो स्टाफ का भी आपको पता चलेगा कि कॉम्पिटेंसी डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है। तो फीडबैक के अकॉर्डिंग आप एनालाइज कर सकते हो अपनी ट्रेनिंग्स को। देन ट्रेनिंग में जब आपने एनालाइज कर दिया, आपने इफेक्टिवली हर चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया, तो स्टाफ का फीडबैक हमेशा पॉजिटिव होगा और स्टाफ भी अपने अंदर एक कॉम्पिटेंसी को डेवलप करेगा। तो इस वे में आप कर सकते हैं। देन हमारा थर्ड स्टैंडर्ड का फोर्थ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, नर्सिंग प्रोफेशनल shall receive adequate training when there is a change in job responsibility or when new equipment is introduced। ये हम अभी डिस्कस भी कर चुके हैं कि जब हमने जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करी थी। तो जब हमारा कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होती है, सपोज मैं पहले स्टाफ नर्स थी, अभी मेरा डेजिग्नेशन मेरे को अप्रेजल मिल गया और मेरा प्रमोशन हो गया तो मुझे सीनियर स्टाफ नर्स का टैग मिल गया, स्टाफ नर्स से सीनियर स्टाफ नर्स। तो अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में
चेंजेस आ जाएंगे, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाएगी, और उसके साथ क्या होगा, मुझे नई नई चीजों के बारे में और जानने को मिलेगा। तो जैसे 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 मेरा डेजिग्नेशन चेंज हुआ है, वैसे ही मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज होगा। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे एडिक्वेट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए। स्टाफ नर्स से जब सीनियर स्टाफ नर्स में चेंज हुआ, या टीएल बन गई मैं, तो टीएल पे जब चेंज होंगे तो टीएल के अकॉर्डिंग जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहिए, जो जो ट्रेनिंग जरूरत है मेरे को देने के लिए, तो वो ऑर्गेनाइजेशन मुझे ट्रेनिंग दे और साथ में जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करे। या फिर कोई न्यू इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है, लाइक हमारे पास वेंटिलेटर थे, तो जब हमारे वेंटिलेटर पहले दूसरी कंपनी के चलते थे, अभी दूसरे टाइप के आ गए। तो जब कोई इक्विपमेंट चेंज हो रहा है या नया इंट्रोड्यूस हो रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हर चीज की ट्रेनिंग जो है हर स्टाफ नर्स को प्रोवाइड की जाए, जिससे क्या होगा, उनकी जो न्यूली नॉलेज है वो भी डेवलप हो, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है वो भी उनके अंदर डेवलप हो, कि अब हमारे पास पुरानी चीजें ना हो के अब नई चीजें आई है, तो उसको कैसे करके यूटिलाइज करना है, क्योंकि इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट है। इक्विपमेंट को कैसे करके यूटिलाइज करना है, अगर पता ही नहीं होगा तो यूटिलाइज नहीं होगा। तो वो सारी चीजें भी हमें पता होनी चाहिए, और हमें उसके अकॉर्डिंग भी ट्रेनिंग कंडक्ट करानी चाहिए। तो मेन इस ऑब्जेक्टिव में हमारा क्या है, जो भी नर्सिंग प्रोफेशनल है, अगर कोई भी रोल चेंज होता है उनके डेजिग्नेशन में, तो एडिशनल जॉब डिस्क्रिप्शन देना है, जो भी उनको डेजिग्नेशन मिला है उसका, प्लस उसको एडिक्वेट ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो मेन हमारा इसमें यही है कि ट्रेनिंग के साथ हमारा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब भी कोई चेंज होता है वो प्रोवाइड किया जाए नर्सेस को। सपोज कोई वार्ड का स्टाफ था, वार्ड के स्टाफ ने 6 महीने अपने वार्ड में काम किया, 6 महीने के बाद क्या है, उसने रिक्वेस्ट करके आईसीयू में ट्रांसफर लिया। तो ऑब्वियसली 6 महीने वो पुराना स्टाफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आईसीयू में कॉम्पिटेंट है। तो उससे पहले हमें क्या करना है, उसका कॉम्पिटेंसी लेवल भी चेक करना है, देन उसको कॉम्पिटेंट भी बनाना है आईसीयू के अकॉर्डिंग, और उसको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी है। तो हमने जॉब डिस्क्रिप्शन वार्ड से आईसीयू में भी देना है, जैसे वार्ड का जॉब डिस्क्रिप्शन था, अभी आईसीयू का देना है। तो आईसीयू का हम जॉब डिस्क्रिप्शन देंगे, प्लस उसको हम आईसीयू रिलेटेड ट्रेनिंग भी देंगे, क्योंकि उसने क्या किया, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में ट्रांसफर किया है, तो रोल चेंज हो गया। तो रोल चेंज होने पे हम उसे एडिक्वेट ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे, प्लस जॉब डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करेंगे। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग इन दी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। देन नेक्स्ट थर्ड एनआरएम का फिफ्थ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट क्या है, जब भी कोई नर्सिंग स्टाफ है उसको बीएलएस की ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, स्पेशली इंटेंसिव केयर यूनिट, इमरजेंसी, पीडियाट्रिक आईसीयू, ये सारी चीजें जो है उन सब में हमारे स्टाफ को बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग तो होनी चाहिए। प्लस अगर कोई स्टाफ इंटेंसिव केयर यूनिट में है, इमरजेंसी में है, तो उसको एसीएलएस, पाल्स और नाल्स की भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो ये हमारा मेन इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट का है, बेसिक लाइफ सपोर्ट और इंटेंसिव बेसिक लाइफ सपोर्ट फॉर एवरीवन। हर स्टाफ को बेसिक लाइफ सपोर्ट तो होना ही चाहिए। और अगर आप जैसे सर्टिफिकेट वाला नहीं कराते, एएचए वाला, कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो हम करते हैं 2 साल की वैलिडिटी वाला, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन हाउस ट्रेनिंग भी कंडक्ट कर सकते हैं और सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कभी भी कोई एनएबीएच या नर्सिंग एक्सीलेंस असेसमेंट होता है तो उसमें आप शो कर सकते हो कि इन हाउस ट्रेनिंग आपने कंप्लीट किया है अपने स्टाफ का ऑन बेसिक लाइफ सपोर्ट, एसीएलएस, पाल्स और नर्स पे। तो आप इस वे में कर सकते हैं। देन हमारा फोर्थ एनआरएम है, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ क्रेडेंशियलिंग एंड प्रिविलेजिंग ऑफ नर्सिंग प्रोफेशनल्स परमिटेड टू प्रोवाइड पेशेंट केयर विदाउट सुपरविजन। तो हमारा क्रेडेंशियलिंग क्या है, जो हमारा रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, एंड प्रिविलेजिंग जो होता है नर्सिंग प्रोफेशनल को हम तब देते हैं जब हम धीरे धीरे असेस करते हैं कि वो अपना जो भी काम है यूनिट का, क्रिटिकल केयर का या वार्ड में जो भी वो परफॉर्म कर रहा है टास्क, वो कितने अच्छे से कर रहा है, असिस्टेंस ले रहा है या बिना असिस्टेंस के कर रहा है। तो वो हम कभी देते हैं प्रिविलेजिंग, जब वो अच्छे से इंडिपेंडेंटली काम कर सके और विदाउट सुपरविजन। तो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट क्या है, द एजुकेशन रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग the education registration training and experience of nursing staff is recorded and updated periodically.
तो जब भी हमारा कोई भी क्रेडेंशियलिंग या प्रिविलेजिंग की कमेटी जो होती है, जो एचआर स्पेशली देखता है, तो एचआर जो मेन एचआर होता है वही क्रेडेंशियलिंग भी चेक करते हैं और प्रिविलेजिंग भी हमेशा चेक करते हैं कि स्टाफ को प्रिविलेज दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो हमारा मेन इसमें जो टास्क फोर्स है, एक तो एचआर होता है, एक हमारी होती है एजुकेशन टीम, जो ट्रेनिंग टीम होती है, जो ट्रेनिंग कराते हैं। तो क्रेडेंशियलिंग के टाइम में वो जैसे स्टेट वाइज चेंज होता है या फिर उस स्टेट का रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, वो सारी चीजें आ गई। देन वो अपडेट करेगा एचआर। देन अगर कोई भी ऐसी है वेरिफिकेशन होता है किसी भी डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट का, तो क्वालिफिकेशन को चेक करते हैं। देन उसके अकॉर्डिंग वो देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन चेंज किया है या नहीं किया है, या सबको प्रॉपरली रजिस्टर्ड नर्स है या नहीं है, तो वो क्रेडेंशियलिंग चेक करके हायर करते हैं। देन जब वो हायर कर लेते हैं, उसके बाद जब वो स्टाफ एंटर हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, देन धीरे धीरे क्या है, नर्सिंग प्रोफेशनल को असिस्ट करते हैं कि वो पेशेंट केयर को विदाउट सुपरविजन कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रिविलेजिंग देते हैं। तो प्रिविलेजिंग कमेटी जो है चेक करती है कि टोटल जो भी स्टाफ एंटर हुए हैं यूनिट में हर मंथ में, सपोज मार्च में हमारे पास 23 स्टाफ ने रिक्रूट किया है, देन अप्रैल में एचआर ने 40 स्टाफ को रिक्रूट किया है, तो हमारे पास स्टाफ बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने जो प्रिविलेजिंग का स्टेटस रखा है एवरी 30 डेज का रखा है। जब इंडक्शन खत्म हो गया 30 डेज से हम प्रिविलेजिंग स्टार्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली मार्च की प्रिविलेजिंग अप्रैल में होगी, अप्रैल की प्रिविलेजिंग हमारी नेक्स्ट मंथ में होगी। तो इसी वे में हम अपडेट करते हैं। तो एचआर क्या करता है, प्रिविलेजिंग के अकॉर्डिंग है कि हमारा स्टाफ प्रिविलेज है या नहीं है। तो वो सारी चीजें क्या है, एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेक करने की कि स्टाफ प्रिविलेज है या नहीं है। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है अभी खत्म एनआरएम 4 का सेकंड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सेम है। नर्सिंग स्टाफ परमिटेड बाय लॉ, रेगुलेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड पेशेंट केयर विदाउट सुपरविजन आर आइडेंटिफाइड। तो इसमें हम मेन क्या फोकस करते हैं, एज पर द क्वालिफिकेशन, एज पर देयर कॉम्पिटेंसी, कि स्टाफ इतने अच्छे से काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, सुपरविजन को असिस्ट करते हैं। प्रिविलेजिंग में हम देखते हैं कि कितना वो काम विदाउट सुपरविजन कर सकता है, कितना अंडर असिस्टेंट कर सकता है, और कितना उसको सीखने की जरूरत है। तो हम प्रिविलेजिंग भी इस वे में डेवलप कर सकते हैं जिस वे में हमें पता चल जाए कि कौन सा पैरामीटर या कौन सा प्रोसीजर वो सुपरविजन के साथ करना है, कौन सा बिना सुपरविजन के भी कर सकता है, और कौन सा वो अभी बिल्कुल ही नहीं कर सकता है। तो इन दिस वे हम आइडेंटिफाई करके उसको देख सकते हैं। देन नेक्स्ट इसका सेम है, all such information pertaining to the nursing staff is appropriately verified when possible। तो जब भी हम किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी नर्सिंग स्टाफ को रिक्रूट करते हैं, तो हम उस टाइम में उसकी क्रेडेंशियलिंग चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। जैसे आप दिल्ली नर्सिंग काउंसिल का ही ले लीजिए। दिल्ली नर्सिंग काउंसिल का रूल है कि कोई भी स्टाफ अगर एनसीआर के अंदर जॉब करता है, तो उसको जरूरी है दिल्ली का ही रजिस्ट्रेशन कराना। तो जब भी कोई दिल्ली का हॉस्पिटल किसी भी स्टाफ को रिक्रूट करता है, मे बी वो अदर स्टेट का है, अदर कहीं का है, तो उस टाइम में वो लोग क्या करते हैं, उसका पूरा वेरीफाई करते हैं क्रेडेंशियल। देन उसके बाद उसको एक फॉर्म प्रोवाइड करते हैं डीएनसी में अप्लाई करने के लिए। जब वो डीएनसी के लिए अप्लाई करता है, तो वो क्या करता है, वैलिडेट करता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से उसने कंप्लीट किया है, क्रेडेंशियल जो मिला हुआ है उसको, वेदर इट इज अप्रूव्ड और नॉट। देन उसके बाद ही दिल्ली नर्सिंग काउंसिल जो है उसको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है। वो भी उसको पहले वो 1 ईयर का प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। देन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और कंटिन्यूसली वर्किंग इन दी एनसीआर, उसको फिर क्रेडिट आवर्स प्रोवाइड करके उसको वो वैलिडेट कराता है 5 ईयर्स के लिए। तो सेम वे में ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, जब भी किसी नर्सिंग स्टाफ को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करता है, तो सारा क्रेडेंशियल चेक करता है कि जो भी उनने क्वालिफिकेशंस वगैरह उसने किसी ऑर्गेनाइजेशन से लिया है, तो वो उसकी वैलिड है या नहीं है। तो वो सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है नर्सिंग रिसोर्स मैनेजमेंट में। देन इसका फोर्थ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है
nursing staff are granted privileges in consonance with their qualification, training, experience and registration. से credentialing हमने देखा और privileging हमने देखा कि किस तरीके से staff को privileging देनी है. तो privileges के according हमें देखना है कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी ट्रेनिंग नीड की जरूरत है, क्या उसका रजिस्ट्रेशन और एक्सपीरियंस मैच कर रहा है. तो रजिस्ट्रेशन सेम काउंसिल का है तो मीन्स अगर जिस हॉस्पिटल में हम काम कर रहे हैं हमें उसी स्टेट का रजिस्ट्रेशन चाहिए क्या, तो वो रजिस्ट्रेशन भी चाहिए प्लस कितना एक्सपीरियंस नर्स है. तो जनरली हम ये सारे पैरामीटर को असेस करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं कि वो नर्स ऑथराइज्ड है या नहीं है काम करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में. तो जनरली जब सपोज मैं इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स हूँ और मैंने किसी हॉस्पिटल में अप्लाई किया एज एन इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, तो उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो क्या देखेंगे कि मेरे पास इन्फेक्शन कंट्रोल का सर्टिफिकेट है या नहीं है, मैं ऑथराइज्ड इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स हूँ या नहीं हूँ. तो इसी वे में सारी डिग्री क्वालिफिकेशन का भी वो इसी वे में चेक करके तभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो रिक्रूट करते हैं. तो सपोज हमने प्रिविलेज की बात करी, तो प्रिविलेज में जनरली हमारा क्या है, क्या क्या प्रिविलेजिंग क्राइटेरिया है, देन उसके अकॉर्डिंग रिकमेंड करते हैं हम कि ये रिकमेंड करने का मतलब क्या है. पहले स्टाफ रिक्वेस्ट, हम जनरली रिक्वेस्टेड स्टाफ टू पुट दी राइट टू रिक्वेस्ट, राइट. तो वो पढ़ेगा कि उसको क्या क्या प्रिविलेजिंग पैरामीटर है, किस किस चीजों पे प्रिविलेज मिलेगा, तो वो अपने अकॉर्डिंग जो जो कर सकते हैं उस पर टिक करेगा. देन उसके बाद उसकी जो सुपरवाइजर है या उसका जो इंचार्ज है वो उसकी कॉम्पिटेंसी को असेस करेगा और उसको प्रिविलेज प्रोवाइड करेगा. तो इसमें अकॉर्डिंग टू दी थिंग है कि मतलब रिकमेंडेड का मतलब है वो अपना जो भी प्रोसीजर है वो इंडिपेंडेंटली कर सकता है, तो वो रिकमेंड कर देगा कि कर सकता है, प्रिविलेज कर दिया. देन सेकेंड ऑप्शन आता है रिकमेंडेड विथ कंडीशन. रिकमेंडेड विथ कंडीशन मीन्स वो कर तो सकता है लेकिन कुछ कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें वो कर सकता है, जैसे असिस्टेंट या सुपरविजन में ही कर सकता है, तो वो इंचार्ज लिख देंगे अंडर सुपरविजन और डेट डाल देंगे कि अंडर सुपरविजन में ये प्रोसीजर वो कर सकता है. देन नॉट रिकमेंडेड में क्या होता है, जनरली बिल्कुल प्रिविलेज नहीं कर रहे कि नहीं कर सकता है. तो इस वे में हम प्रिविलेजिंग वगैरह जो है स्टाफ को प्रोवाइड करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है स्टाफ ऑथराइज्ड होता है किसी भी परफॉर्मेंस या प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए. देन नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट is fifth objective element, the requisite services to be provided by the nursing staff are known to them as well as the various department unit of organization. Generally it is a internal communication. तो कोई भी नर्सिंग स्टाफ है हर डिपार्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए, जो भी सर्विसेज है, स्कोप ऑफ सर्विसेज है. तो सेम हमारा मेन इंटेंट क्या है इस चैप्टर का, सारे नर्सिंग स्टाफ को इक्वल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पॉलिसीज, प्रोटोकॉल, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, क्या क्या डिपार्टमेंट है, क्या क्या स्कोप ऑफ सर्विसेज है, तो इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए. तो इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में जनरली यही है कि नर्सिंग स्टाफ को अपनी यूनिट और अपने ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट के बारे में, डिपार्टमेंट के बारे में, स्कोप ऑफ सर्विसेज के बारे में, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट के बारे में सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए. और कोई भी ऐसी चीज होती है जैसे कोई आपका इंसिडेंट हो गया हॉस्पिटल में, तो ये भी कम्युनिकेशन जो है प्रॉपरली हर नर्सिंग स्टाफ को पता होना चाहिए, जिससे नेक्स्ट कोई भी फ्यूचर में ऐसा फिर से इंसिडेंट रिपीट ना हो. तो ये एक इंटरनल कम्युनिकेशन होना चाहिए सारे स्टाफ के लिए, जिससे उनको सारी चीजें पता हो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वहां पे क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है. देन नेक्स्ट हमारा है नर्सिंग प्रोफेशनल केयर फॉर पेशेंट एज पर देयर प्रिविलेजिंग. तो ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आपको पता है कि जैसे जैसे प्रिविलेज मिलता जाएगा स्टाफ उसी तरीके से काम करेगा. तो हमारी तीन चीजें आ गई, जब इंचार्ज रिकमेंड कर देगा या फिर सम कंडीशंस के साथ कि वो सुपरविजन में ही काम कर सकता है या बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करेगा. तो तीन चीजें होती है, तो हमें उसकी प्रिविलेजिंग के अकॉर्डिंग ही उससे वो प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है, बिना प्रिविलेज के वो परफॉर्म नहीं कर सकता है. तो ये सारी चीजें हमारी प्रिविलेजिंग के अकॉर्डिंग ही है. देन नेक्स्ट एनआरएम आता है हमारा, फिफ्थ एनआरएम,
An appraisal system for evaluating the performance of nursing staff exists as an integral part of the nursing resource management process. तो जनरली हमारा जो अप्रेजल सिस्टम सबको पता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल सबको पसंद होता है, जिसमें प्रमोशन मिलता है, अप्रेजल मिलता है, हर ईयर में हमारी सैलरी बढ़ती है। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक रिकॉर्डेड परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम होना चाहिए, जिससे सारे नर्सिंग प्रोफेशनल को पता होना चाहिए कब अप्रेजल आना है, कब उनको अपना मतलब सेल्फ अप्रेजल करना है, देन उसके बाद उसका इंचार्ज अप्रेजल करेगा। तो सम KRAs आर मेंशन। KRA क्या होता है? की रिलेटेड एरिया, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, KPIs, राइट। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो होते हैं वो हमारे रोल को डिफाइन करते हैं कि जो हमें रोल डिफाइन किया है, क्या हम उसको अच्छी तरीके से निभा पा रहे हैं या नहीं निभा पा रहे हैं। तो जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, जनरली की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बेस पे हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम जो है इवेल्युएट करता है हमारी परफॉर्मेंस को। जब हमारी परफॉर्मेंस इवेल्युएट की जाती है तो उसमें स्कोरिंग दी जाती है। तो स्कोरिंग होती है फर्स्ट 1 to 5 स्कोरिंग। तो हम पहले अपना सेल्फ अप्रेजल करेंगे, देन उसके बाद हमारा इंचार्ज जो होता है वो उसको अप्रेजल देखता है और रिव्यू करके फिर वो अपनी तरफ से अप्रेजल करता है कि वो उस यूनिट में स्टाफ किस तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं। अप्रेजल देने के बाद क्या होता है, वो रिव्यूअर आगे जाता है, देन हेड ऑफ नर्सिंग, देन HR रिव्यू करता है। उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है अप्रेजल हर एनुअल में लगाया जाता है। सपोज दिस इज द सैंपल। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ कुछ पैरामीटर लिखे हुए हैं। इट इज अ परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द एजुकेटर। तो जैसे आप पढ़ सकते हैं, असिस्ट nurse educator in planning, training, making protocols and audit checklist. Then conduct code blue mock drills. Coordinate with doctor to conduct teaching session. So in this way, the KPIs is mentioned. KPIs is key performance indicator. So ये हमारे key performance indicator है। जो भी appraisee है, उसने अपने आप को खुद से self appraisal दिया है, then उसके बाद वो main appraisal के पास गया होगा, appraisal, देन अप्रेजल ने जब अप्रेजल करा होगा तो उसके बाद ये टोटल स्कोरिंग आ गई, जिसमें टोटल ओवरऑल स्कोर जो आया 4 आया और ओवरऑल रेटिंग जो आई वो 3 आई, यानी कि गुड। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा अप्रेजल लगेगा। तो एक डॉक्यूमेंटेड सिस्टम होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज व्हाट, the nursing professional are made aware of the system of appraisal at the time of induction. So ये बहुत जरूरी है, जब भी इंडक्शन प्रोग्राम होता है उसमें हमें बताना चाहिए कि परफॉर्मेंस अप्रेजल कब किया जाता है, एनुअली किस मंथ में हमें सेल्फ अप्रेजल करना है, पूरा टाइमलाइन के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारा मेन क्या है कि सारा हमें इंक्लूड करना है इंडक्शन ट्रेनिंग में। जो भी हमारी कोई भी अगर हमारा सिस्टम है, जैसे हमारे पास कोई प्रिंटेड बुक है जो इंडक्शन में हम प्रोवाइड करते हैं, तो वो सारी चीजों में हमें बताना चाहिए कि किस तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम है, किस बेस पे हम स्टाफ को इवेलुएट करते हैं, जिससे कोई भी स्टाफ के अंदर डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि मेरे को ज्यादा सैलरी बढ़ी है या उसको कम बढ़ी है। इस वे में कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और ये एक कॉन्फिडेंशियल थिंग है जो किसी को किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर मैं सीनियर स्टाफ नर्स हूँ, मेरा अप्रेजल सिर्फ मुझे पता होना चाहिए और मेरे को ही पता होना चाहिए कि मेरा कितना अप्रेजल लगा। मैं किसी और के साथ डिस्कस करूंगी तो वो चीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी नहीं होती है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी स्टाफ आपस में ये डिस्कस ना करे। देन सम ऑफ द लेआउट कि किस वे में हम बता सकते हैं, जैसे जो भी हम फॉलो कर रहे हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल में, कि कोई ऐप है जो हॉस्पिटल की ऐप हो तो उसमें कैसे करके हमें नेविगेट करना है सेल्फ सर्विस पे। देन उसमें हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल मिलेगा, देन हमें क्लिक करना है अप्रेजल में, देन जो भी आइकन है उस पर डिटेल में वो करना है, एक्टिवेट करना है, स्कोर को डालना है, देन कंप्लीट होने के बाद हमें शेयर कर देना है मेन अप्रेजल में और सबमिट कर देना है। तो इन दिस वे वी कैन मेक द फ्लो चार्ट, और जो भी हमारे हॉस्पिटल में हम फॉलो कर रहे हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल का, उस वे में हम एक फ्लो चार्ट बना के इंडक्शन प्रोग्राम में शेयर मतलब स्टाफ को अवेयर कर सकते हैं किस तरीके से परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है। देन नेक्स्ट है परफॉर्मेंस इज इवेलुएटेड बेस्ड ऑन द प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया। प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया में जनरली कैसे, जो मैंने बताया था आपको, सैंपल दिखाया था कि जैसे ये सैंपल है, इसमें हमारा प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया है कि
की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग दे आर परफॉर्मिंग एंड दे आर गिविंग स्कोर टू दैम। मतलब मैं हूँ, ये मेरा अप्रेजल है, तो मैं अपने आप को ही स्कोर कर रही हूँ कि मैं इस काम में कितनी अच्छी हूँ। तो मैंने अपने आप को स्कोर 5-5-5 कर दिया कि मेरी तरफ से मैं अपना फुल दे रही हूँ। अब यही स्कोर जो है अप्रेजल के पास जाएगा, अप्रेजल मेरी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इसमें स्कोरिंग करेगा, एंड देन स्कोरिंग करने के बाद वो ओवरऑल स्कोर और रेटिंग आ जाएगा, जिसके बेस पे मेरी सैलरी का भी इंक्रीमेंट होगा। तो इन दिस वे वी हैव दिस सिस्टम जिसमें प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया ऑब्जेक्टिवली जिसको हम असिस्ट कर सकें। देन हम अपने स्टाफ के लिए या इमीडिएट सुपरवाइजर जो है हमारे, उनके लिए भी हम ऐसे डेवलप कर सकते हैं की रिलेटेड एरियाज, जिसको हम चेक करें हर महीने, उनको वाव दें, ऑफी दें, कितना टाइम चाहिए इम्प्रूव करने के लिए। इस वे में भी हम डेवलप कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उनको अप्रेजल दे सकते हैं, बट इट शुड बी ऑब्जेक्टिवली डिफाइंड कि कोई भी किसी पे ब्लेम नहीं करना है, अनबायस्ड काम करना है, कोई किसी को ब्लेम ना कर सके कि उसको ज्यादा दिया है, मुझे कम दिया है। तो ये सारी चीजें से बचने के लिए आप एक ऑब्जेक्टिव सेट करो, उसके अकॉर्डिंग आप स्टाफ की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसको वाव दो। वाव मतलब वाव, वाव का मतलब वाव होता है, ऑफी का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट, कि अगर वो काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो फॉर द इम्प्रूवमेंट, और उसको टाइम दीजिए, जैसे 1 वीक 2 वीक, और उसका सिग्नेचर लीजिए, देन हेड ऑफ नर्सिंग का सिग्नेचर लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग उससे बोलिए कि आपकी ये चीज अभी इतनी डेवलप नहीं हुई है, तो आप इस पे और काम कर सकते हैं। सो इन दिस वे आप खुद अपने KRAs, अपने स्टाफ के KRAs सेट करके उनको प्रेजेंट कर सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई हैव गिवन द अप्रेजल टू यू। तो दिस विल बी अनबायस्ड वन। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज कैरिड आउट एट प्री डिफाइंड इंटरवल एंड इज रिकॉर्डेड। प्री डिफाइंड इंटरवल क्या होता है? कोई कोई हॉस्पिटल हर 6 महीने में अप्रेजल देता है, हर 6 महीने में अप्रेजल देता है, कोई कोई हॉस्पिटल वंस इन अ ईयर मतलब एनुअल अप्रेजल देता है। उसके अकॉर्डिंग जो हमारा अप्रेजल सिस्टम है डिफाइन होना चाहिए, कब से कब तक है, किस टाइम में हमारा अप्रेजल स्टार्ट होगा, कब हमारा सेल्फ अप्रेजल असेसमेंट होगा स्टाफ के थ्रू, देन एग्जीक्यूटिव के थ्रू, देन मैनेजरल। तो इस वे में वी कैन डिफाइन द टाइमलाइंस टू द स्टाफ एंड वी कैन आल्सो इन्फॉर्म द स्टाफ इन द इंडक्शन प्रोग्राम। हम इंडक्शन प्रोग्राम में भी इन्फॉर्म कर सकते हैं किस वे में हमारा अप्रेजल सिस्टम फॉलो होता है। 6th NRM क्या है हमारा? There is a provision of acknowledging outstanding performance and contribution of nursing professional. Generally nursing professional का हमारा किस तरीके से हम एक्नॉलेज कर सकते हैं कि किस तरीके की परफॉर्मेंस थी, क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है, वो सारी चीजें। Then patient, family and staff shall be encouraged to report positive feedback about the nursing care delivered in the relevant area. So NRM 6 जो है हमारा मेन एक्नॉलेज करता है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ नर्सिंग प्रोफेशनल, कि नर्सिंग स्टाफ जो है किस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है, कैसे करके हम एक्नॉलेज कर सकते हैं। तो जनरली जब हमारा नर्सिंग स्टाफ डिलीवर करता है केयर, तो जो फीडबैक है हम कहाँ से ले सकते हैं? पेशेंट से ले सकते हैं, पेशेंट फैमिली से ले सकते हैं, इवन क्लिनिशियन से ले सकते हैं, उसके इंचार्ज से ले सकते हैं कि किस वे में वो स्टाफ अपने यूनिट में काम करता है। तो वो एक पॉजिटिव फीडबैक जब स्टाफ को मिलता है, तो जब उसको रिकॉग्निशन, अवार्ड और एप्रिसिएशन मिलता है, तो उसको भी अच्छा लगता है कि जो वो काम कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। तो इस वे में हम उसको एक्नॉलेज कर सकते हैं बाय टेकिंग द फीडबैक बाय द पेशेंट, फैमिली और स्टाफ, उसके कोलीग से, इंचार्जेस से, क्लिनिशियन से। तो उस वे में हम उसको एक्नॉलेज करेंगे। और समटाइम्स क्या होता है, हम उनको रिव्यू के लिए क्या है, हमारी हॉस्पिटल की वेबसाइट्स होती है, तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप रिव्यू दीजिए, या फिर कोई कार्ड होता है या कुछ ऐसा सिस्टम होता है, जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं तो उसमें रिव्यू आता है स्टार 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 स्टार। तो आप उसमें 5 स्टार में से जनरली 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार, और वो ये भी बोलते हैं प्लीज गिव द कमेंट ऑफ द रिव्यू। तो उसमें भी कमेंट आते हैं, तो उसमें नाम भी डिफाइन होते हैं, वो सारी चीजें। तो वो सारा सिस्टम जो है स्टाफ नर्सेस को एक्नॉलेज करता है कंट्रीब्यूशन में। देन
NRN6 का सेकंड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है नर्सिंग स्टाफ विद मैनेजरल रिस्पॉन्सिबिलिटी शैल एंश्योर दैट सॉफ्ट स्किल इन नर्सिंग qualities and of leadership and professional competence are duly reported to higher authority. तो जब भी कोई भी नर्सिंग स्टाफ है उसको कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है स्किल सॉफ्ट स्किल तो उससे पहले क्या है सम ट्रेनिंग इज गिवन, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग हो, क्वालिटी हो, लीडरशिप कैसे डेवलप कर सकते हैं, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें जो है उसके अंदर डेवलप की जाती है, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, उसके अकॉर्डिंग क्या है उसको सारा चीजें चेक किया जाता है कि किस तरीके से वो डेवलप कर सकते हैं और किस वे में उस ट्रेनिंग को एनहेंस किया जा सकता है। और हम उस चीज को इस वे में भी कर सकते हैं कि हम हर डिपार्टमेंट की एक कॉम्पिटेंसी असेसमेंट करके उसको डिफाइन करके हम अथॉरिटी को बता सके कि हमारे हॉस्पिटल में कितने नोवाइस कैटेगरी के स्टाफ है, कितने एडवांस बिगनर है, कितने कॉम्पिटेंट है, कितने प्रोफिशिएंट है, कितने एक्सपर्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग भी क्या है हायर अथॉरिटी और ऑर्गेनाइजेशन को पता होगा कि उनके यहाँ कितने स्टाफ जो है वो बेस्ट कॉम्पिटेंट स्टाफ है, उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेनिंग को डेवलप करेंगे। सपोज आप देखिए यहाँ पे हमारे टोटल 541 स्टाफ है जिसमें से खाली 267 मींस हाफ ऑफ द नर्सिंग स्टाफ आर द कॉम्पिटेंट, रेस्ट 124 आर एडवांस बिगनर, 69 आर इन दी नोविस कैटेगरी, मतलब बिलो एवरेज। तो 124 प्लस 69 आप करके देखिए तो आपका टोटल स्टाफ कितना हो गया, अराउंड 180 स्टाफ के अराउंड आपके पास स्टाफ जो है वो बिलो एवरेज है। तो आपके पता चल गया कि अगर आपके पास 180 स्टाफ जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो आप उसी तरीके से ट्रेनिंग को कंडक्ट करवा के उसके अंदर वो डेवलप करा सकते हैं ट्रेनिंग के थ्रू और उस स्टाफ को कॉम्पिटेंट बना सकते हैं। देन नेक्स्ट इज NRN7। NRN7 जो है जनरली स्टैब्लिश करता है प्रोसेस जो आइडेंटिफाई करे और मैनेज करे प्रॉब्लम विद इनकॉम्पिटेंट और अनसेफ और अनप्रोफेशनल कंडक्ट को। जैसे हमारा कोई स्टाफ है, हमने अच्छे से ट्रेनिंग करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, बट स्टिल उसका बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा, वो उसका कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव नहीं हो रही है, तो उन सब चीजों के लिए भी हमारे हॉस्पिटल में एक प्रोसेस स्टैब्लिश होना चाहिए जो आइडेंटिफाई कर सके ऐसे स्टाफ को जो इनकॉम्पिटेंट हो और जो अनप्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं हॉस्पिटल में, मीन्स हमारे जो हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो फॉलो नहीं कर रहे। तो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है द प्रोसेस शैल इंक्लूड डेली मॉनिटरिंग ऑफ अपीयरेंस एंड एबिलिटी टू इम्पार्ट नर्सिंग केयर। तो जनरली हमें डेली जो हमारी इंचार्ज है उसको डेली मॉनिटर करना है कि जो भी स्टाफ नर्स है जब हैंड ओवर कंप्लीट हुआ है वेदर उसने सारा काम कंप्लीट करा है, स्टाफ ने नर्सिंग केयर ठीक से प्रोवाइड किया है या नहीं किया है, या पेशेंट का अपीयरेंस सही से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो वो सारी चीजें, और स्टाफ का अपीयरेंस कैसा है, स्टाफ खुद से ग्रूम होके आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो ये सब चीजें फॉलो नहीं कर रहा है तो वो क्या कर सकते हैं, उसको एनक्यूब डायरी मतलब उसके एक ऐसे रिमार्क लिख सकती है जिससे आपने देखा था KRS है, उसमें रिमार्क लिख के बता दे और उसको टाइम पीरियड दे कि आपको मैं इतना टाइम दे रही हूँ, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। अगर स्टिल वो इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है तो वो कंप्लेन करे अपनी हायर अथॉरिटी को या एरिया मैनेजर को, जिससे वो लोग उसको उस चीज में डेवलप करने के लिए उसको चांस दें। अगर वो तब भी डेवलप नहीं करता है देन तब वो जाके उसको रिटर्न वार्निंग प्रोवाइड की जाती है, उससे पहले वो ओरल वार्निंग ही प्रोवाइड करते हैं। तो इस वे में ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जो हर इनकॉम्पिटेंट अनसेफ और अनप्रोफेशनल कंडक्ट को भी मतलब मैनेज कर सके और आइडेंटिफाई कर सके। और सपोज कोई स्टाफ ऐसा है जिसका कॉम्पिटेंसी लेवल बिल्कुल डाउन है और इंडक्शन प्रोग्राम में भी फेल हो गया, उसके बाद भी उसने काफी बार रेमिडिएशन के लिए गया है, मतलब अगेन एंड अगेन एग्जाम देता जा रहा है लेकिन तब भी पास नहीं हो रहा है, तो एक हम अपने हॉस्पिटल का ऐसा प्रोसेस बनाए कि इतनी बार एग्जाम देने में स्टाफ जब तक पास हो रहा है ठीक है, अगर इतनी बार एग्जाम देने के बाद भी पास नहीं होता है तो वी विल टेक दी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दैट। तो वो सारी चीजें भी हमें पहले से ही एक प्रोसेस में डिफाइन करनी चाहिए और बनानी चाहिए जिससे हॉस्पिटल में कोई भी ऐसी चीज आती है तो हम उसके अगेंस्ट एक्शन ले सके।
देन हम ऑडिट भी कर सकते हैं, बेड साइड नर्स है तो उसका अपीयरेंस ग्रूमिंग के अकॉर्डिंग वो ग्रूम होके आ रहा है नहीं आ रहा है एज पर दी हॉस्पिटल पॉलिसी। देन कम्युनिकेशन और बिहेवियर के लिए भी हम चेकलिस्ट डेवलप कर सकते हैं, जिससे पेशेंट एक्सपीरियंस जो टीम होती है वो पूरा चेक करते हैं कि पेशेंट के साथ स्टाफ का कैसा कम्युनिकेशन है, कैसा बिहेवियर है, तो उसके अकॉर्डिंग वो चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग उसको चेक करें, जिसका अच्छा है उसको रिवॉर्ड करे, जिसका अच्छा नहीं है उसको चांस दे कि वो अपने आप को इम्प्रूव करे, और बाद में अगर वो तब भी इम्प्रूव नहीं करता है तो फिर उसके अगेंस्ट एक्शन ले सके, बट इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड। देन नेक्स्ट इज एनआरएल सेकंड का सेकंड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, the process shall include analysis of all complaints pertaining to nursing services, specifically addressing individual nursing staff। तो हमारा एनालिसिस कैसे होगा, जब भी कोई पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में, फिर हम उसका फीडबैक लेते हैं, तो फीडबैक लेने के बाद हम एड्रेस करते हैं, अगर कोई भी ऐसी कंप्लेन होती है जो हमें लगता है कि वो नर्सिंग स्टाफ से रिलेटेड है, तो हम क्या करते हैं उसके अकॉर्डिंग करेक्टिव एक्शन प्रोवाइड करते हैं, स्टाफ से बात करते हैं, हम पेशेंट से बात करते हैं, पेशेंट को काउंसिल करते हैं, हम पेशेंट को बताते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग हम सर्टेन एक्शंस लेते हैं। तो वो भी हमारा एक प्रोसेस में होना चाहिए, जिससे हम क्या है जो भी कंप्लेन आ रहा है उसको एड्रेस कर सके और उसके अगेंस्ट करेक्टिव एक्शन हम कर सके, जिससे नेक्स्ट फ्यूचर में वो प्रिवेंट हो सके और दोबारा से ना हो। देन इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, द डिसिप्लिनरी पॉलिसी एंड प्रोसीजर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जो भी हम एक्शंस ले रहे हैं अगेंस्ट दी स्टाफ या कंप्लेंट्स के अकॉर्डिंग, तो वो इस वे में होना चाहिए जिससे वो भी अपने आप को डिफेंड कर सके। मतलब मैं अगर स्टाफ नर्स हूँ, मेरी वजह से स्टाफ को, पेशेंट को ऐसा लगा कि मैं रूड थी या मैंने अच्छे से काम नहीं किया, तो मुझे खुद भी एक डिफेंड करने का मौका दिया जाए। पॉलिसीज होनी चाहिए प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, लेकिन डिसिप्लिनरी पॉलिसीज में स्टाफ को भी चांस पूरा मिलना चाहिए, जिससे वो अपने आप को डिफेंड कर सके, बता सके कि क्या उस टाइम में प्रॉब्लम हुआ। तो वो सारी चीजें भी एक प्रोसेस में होनी चाहिए, जिससे हम दोनों तरफ की बात को सुन सके। देन इसका नेक्स्ट स्टैंडर्ड है, तो ऑर्गेनाइजेशन डिमॉन्स्ट्रेट वर्क प्लेस सेफ्टी फॉर नर्सिंग प्रोफेशनल इंक्लूडिंग चेंजिंग रूम, देन वॉशरूम एंड डाइनिंग फैसिलिटीज। तो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, जनरली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है हमें अच्छे से चेंजिंग रूम प्रोवाइड करती है, वॉशरूम प्रोवाइड करती है, कैफेटेरियाज वगैरह की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकती है, जिससे हम वहां पे यूज कर सके। ये हमारा था नर्सिंग एक्सीलेंस के बारे में। थैंक यू।